बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किसके नावल की तरफ। हेलो जाना कान के पास हुई सरगोशी पर बेहद चौंक कर आंखें खोली थी। सामने वो शोखी से मुस्कुराता हुआ इसे तक रहा था। मैंने कितनी बार कहा है रुमान, मुझे इस तरह मुखातिब मत किया करो। नहायत खफकी से घूरा। बस चंद मिनट पहले कॉलेज से आई थी और फ्रेश होकर लाउंज में बैठी थी कि वो आ गया। मुस्तज़ाद इसका तखातिब इसे मुश्तिल कर गया। अपनी शरीक हयात से इस तरह मुखातिब हूँ, किसी गैर से तो नहीं जो तुम इतनी नाराज़ हो रही हो। इसके बाजू में बैठता हुआ बोला। लबों पर अब भी शरीर से मुस्कुराहट थी। फिर वही, इस एक टॉपिक से हटकर भी कुछ बात कर लिया करो। मुँह बनाकर बेजारी से वो बोली। और तुम्हें ऑफिस में कोई काम वाम नहीं होता? जब देखो कि भाग कर चले आते हो। तीखी नज़रों से इसे घूरा। क्या करूं यार, मेरा तो सुकून चैन सब छिन गया। हर काम तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होता है। ऑफिस में भी हर फाइल में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। ओह, कल तो बहुत वध गई है। दिल करता बस तुम्हें सामने बिठाकर दिन रात देखता रहूं। मस्मी सी सूरत बनाकर बेचारगी से बोला। जब भी बोलोगे फजूल ही बोलोगे। कितनी मरतबा कहा है, सारी बेकार बातें जहन से निकाल कर संजीदगी से अपने काम की तरफ ध्यान दो। खालिजा ने इतनी मेहनत और मशक्क़त से जो बिज़नेस खड़ा किया, इसे संभालने का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। इतने दिनों से भी इस बिज़नेस को तनहा संभालते आए। अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इन्हें जिम्मेदारी से बरी करके सारा काम खुद संभालो। इन्हें अब तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुमने तो ना सुनने की कसम खा रखी है। इसकी गैर संजीदगी पर वह झंझला उठी थी। कभी कभी तुम्हारा अंदाज़ खालिस बीवी आना हो जाता है। अच्छा, अपने शौहर पर अपनी पकड़ अभी से मजबूत कर रही हो। इसके लेक्चर के जवाब में वो शरारत से बोला तो वो झुलसी तो गई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो भुनाकर वहाँ से जाने के लिए उठी। अरे मोहब्बत से बात मत करो, लेकिन एक कप कॉफ़ी तो पिला दो। पीछे से हाँक लगाई तो वो झुलाकर पलटी थी। मैं नहीं बनाऊंगी, जाकर खुद बना लो, समझे? कैसी बीवी हो, अपने खामन का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऑफिस से थका हारा सीधा इधर ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। इसके चिढ़ने पर वो मज़े से बोला। तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? इसने चिल्लाकर पूछा। मेरे दिल ने फ़ौरन जवाब दिया। इसने जवाब दिया। हाँ तो कॉफ़ी बनाने के लिए भी इसी से कहो। इसी से तो कह रहा हूँ। इत्मीनान से इसने जवाब दिया। वो छलाकर कुछ कहने वाली थी कि पुश से आती मम्मी की आवाज़ पर लब भेज गई। अरे रुमान, तुम कब आए? बस अभी अभी। खाला जान, अनुषा के लिए कुछ नोट्स लेने थे अशपा से। इधर पास में किसी काम से आया तो सोचा नोट्स ले लूँ और एक कप कॉफ़ी का भी पी लूँ। बज़ाहिर बड़ी शराफत से वो बोला था, लेकिन आंखों की शरारत भरी चमक और इसके सफ़ेद झूठ पर अशपा दिल में दिल मिलाई थी। भला अनुषा को इससे कौन से नोट्स लेने थे? कम वक्त अपने बचाव के लिए कितनी साफ को इससे झूठ बोलते। तुम्हारा अपना घर है बेटा, यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी वजह की ज़रूरत थोड़ी है। जब दिल चाहे चले आया करो। रुमान के लिए इनके लहजे में बेपनाह प्यार था। अरे अशफा, तुम अभी तक खड़ी हो? जाओ जाकर रुमान के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ, साथ में थोड़े से पकौड़े तल लेना। बच्चा ऑफिस से आ रहा, भूख लगी होगी। इनकी बात पर रुमान ने मासूमियत से आंखें पटपटाई, जिस पर अंदर ही अंदर वो दिल मिला कर रह गई। किचन में प्याज छीलते हुए बड़बड़ा रही थी। अम्मी को आफत का परकाला बच्चा दिखाई देता है। इनको क्या पता कि इनका बच्चा इनकी इस बच्ची का किस स्पीड से खून चलाता है। वैसे उन्हें तो तेने कुछ भी नहीं किया, तो अपने आप ही सड़ पुज के कोला हुई जा रही। तो फिर वो की करे। वो भी प्लेट में पकौड़े निकाल रही थी कि वो किचन में आदम का और एक स्टूल पर कब्जा जमा कर बैठ गया। इसे वहाँ बैठते देख कर इसका पारा फिर से हाई होने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बाहर आ ही रही थी ना। इंतज़ार कौन कम वक्त करता है? जिसके लिए आया हूँ वहीं जब सामने नहीं है तो दीवारों को घूरूंगा क्या? इसकी बात पर अशफा ने से घूर कर कॉफ़ी का मग और पकौड़े इसके आगे टेबल पर पटके। पहली चुस्की लेते वो फिर से बोल उठा। इतनी मोहब्बत से तुम कॉफ़ी बनाती हो मेरे लिए कि एक ही घूंट में सारी थकन उड़नछू हो जाती है। प्लीज़ रुमान, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे मत किया करो। इसके लहजे में संजीदगी थी। तुमसे ना करूँ तो फिर किससे करूँ? जिससे दिल चाहे। लेकिन वो बेजारी से बोली, लेकिन वो बीच में बात काट चुका था। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। इसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी, जिस पर वो उलझन से सिर्फ इसे देख कर रह गई। इसके बाद वो तो चला गया, लेकिन हमेशा की तरह इसका सुकून दरम बरम कर गया। हमेशा की तरह इसके जहन को उलझा कर इसकी सोचों के गिरदाब में फंसा गया। इसका जहन बचपन की इन पुरसुकून वादियों में भटकने लगा, जहाँ बेफिक्री थी, इत्मीनान था, आज़ादी थी। तो हुण तन क्यों कहना पे तेन इज्जत देंदा पे, तेनू वैल्यूलाइज कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। हद हो गई। इसके पापा मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते खुदा ने इन्हें वालिदैन जैसी नेमत से महरूम कर दिया। लेकिन ऐसे कड़े वक्त में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी करते रहे। इन्हें अपने रब पर यकीन था कि वो जो भी करता है इसमें इसकी कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इन्होंने अपनी क्लास फेलो मायरा से शादी कर ली। वो दोनों कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते थे। इजहार की शराफत और तहजीब से मुतासिर होकर मायरा के वालिदैन इनकी शादी पर बखुशी राज़ी हो गए। इनकी शादी के एक ही साल बाद खूबसूरत और नाजुक सी अशबा इनके घर को खुशियों का गहवारा बनाने आ गई। इसके आने से
इनकी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। मायरा की बड़ी बहन की शादी इनसे 2 साल पहले एक भरे पूरे घराने में हुई, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी वो औलाद जैसी नेमत के लिए तरस रही थी। इसी वजह से इन्हें अशफा से बेपनाह मोहब्बत थी। अशफा के मासूम वजूद से इनके बेकरार दिल को कुछ सुकून मिल जाता, लेकिन ऐसे में भी वो नाउम्मीद नहीं हुई थी। इन्हें खुदा की साथ से पूरी उम्मीद थी। खुदा ने भी इनके सब्र और इंतज़ार का ऐसा सिला दिया कि अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। शादी के 5वें साल खुदा ने इनकी गोद में जुड़वा बच्चे डाल दिए। रुमान और अनुषा को पाकर वो खुशी से दीवानी हो गई। 2 साल अशफा इन दोनों छोटे छोटे खिलौनों को अपनी मुन्नी सी गोद में लेने के लिए मचलती रहती। लेकिन रोती बसोरती अनुषा इसकी गोद में आती और ज़ोर ज़ोर से रोने लेकिन रोती बसोरती अनुषा इसकी गोद में आती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, जबकि इसके उल्ट रुमान सेहतमंद और हंसमुख था। गैर महसूस तौर पर अशफा अनुषा से दूर और रुमान से करीब होती गई। जब वो दोनों किसी खेल में मशगूल होते, अनुषा मम्मी की गोद में घुसी बसोरती रहती। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के दीवाने होते गए। एक दूसरे के बिना वो किसी खेल में हिस्सा नहीं लेते, घूमने फिरने एक साथ जाते। अगर एक बीमार हो जाता तो दूसरा दिन रात इसके सराहने बैठा रहता। बड़ी मुश्किल से इनके माँ बाप हाथ हो गई, हाथ कभी कहीं भी लग जाता। बड़ी मुश्किल से इनके माँ बाप मनाकर अपने साथ ले जाते। इनकी दीवानगी पर अक्सर वो लोग हंस पड़ते। इनकी प्यारी प्यारी शरारत और मोहब्बतों के बीच बचपन के खूबसूरत दिन गुजरे थे, लेकिन दोनों की मोहब्बत और दीवानगी में कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा था। इन्हीं दिनों एक रोज़ नहायत धूमधाम से इन दोनों का निकाह कर दिया गया। एक दूसरे का साथ पाकर वो दोनों बहुत मसरूर थे। वो रिश्तों के मानी नहीं जानते थे, लेकिन ये जानकर खुश थे कि अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इन दिनों अशफा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। हर फिक्र से बेपरवाह रुमान की संगत में वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इधर कुछ दिनों से रुमान बीमार था। इसको हल्का सा बुखार था, जिस वजह से वो अशफा से मिलने नहीं आ रहा था। अशफा बहुत गुमसुम सी रहने लगी। अम्मी ने अशफा की हद दर्जा खामोशी को महसूस किया, लेकिन ये सोच कर कि वो रुमान की बीमारी की वजह से उदास से इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रुमान की ज़रा सी तकलीफ़ पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन अशफा की खामोशी का अरसा तवील होता गया। रुमान के सेहतयाब होने के बाद भी इसके रवैये का वही आलम रहा। कई बार रुमान से मिलने आया, लेकिन इसने ठीक से इससे बात तक नहीं की। धीरे धीरे इसके रवैये में और भी तब्दीली आती गई। न जाने कि अब वो रुमान से चिड़ी सी रहने लगी। जिस काम के लिए कहता जानबूझकर मना कर देती, इसके साथ खेलने से इनकार कर देती, बिला वजह झगड़ा करती। लेकिन इन सब के बावजूद रुमान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती थी। वो अब भी इसकी इतनी फ़िक्र करता था। इसकी ज़्यादा दिन दूरी पर बेचैन हो उठता था। उम्र के कई साल वो इसी तरह फैलांग गई। उम्र और शौर की पुख्तगी के साथ साथ इसके जहन में रुमान और अपनी उम्रों का फ़र्क वाज़िया होता गया। इसके जहन में कई बार ये सवाल उठा कि इन दोनों का निकाह किस वजह से हुआ। वो तो रुमान से बड़ी है, क्यों इन्हें एक रिश्ते में बांधा गया, और क्यों का जवाब इसे लाख सोचने पर भी नहीं मिला। इस कश्मकश में एक दिन इसने यही सवाल मम्मी से पूछ डाला था। मम्मी ने इसे बताया कि एक बार वो इनके साथ 15 दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन गई थी। रुमान से जुदा होने का इसका पहला मौका था। रुमान से दूरी पर वो कुछ दिन अपसेट रही, घूमने फिरने में मशगूल हो गई। लेकिन इधर रुमान ने इस बात का इतना गहरा असर लिया कि बुरी तरह बीमार पड़ गया। 2-3 दिन लगातार बुखार में तपता वो दुआओं के बावजूद बुखार का जोर नहीं टूटा। खनूदगी के आलम में रह रहकर अशफा को पुकारने लगता। इसकी हालत से परेशान होकर इन लोगों ने मायरा को खबर दी तो लोग फ़ौरन वापस आ गए। अशफा के आते रुमान की बुखार में कमी आने लगी। इसकी हालत में आई तब्दीली सभी को हैरान कर गई, लेकिन रुमान के दिल में दहशत सी बैठ गई। वो बार बार एक ही बात की रट लगाया हुआ था कि अशफा इसे दोबारा छोड़कर चली जाएगी। इधर अशफा थी कि इसके पलंग से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रो रो कर इसने अपनी हालत ख़राब कर ली थी। इन दोनों की दीवानगी को देखते हुए बड़ों को सिर्फ एक ही हल समझ में आया, और इन लोगों ने फौरी तौर पर फैसला लेते हुए इन दोनों का निकाह कर दिया और इन दोनों को यकीन दिला दिया कि वो कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। इस बात ने रुमान पर जादुई असर किया। वो दिनों में से ठीक हो गया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो गया। सब कुछ जानने के बाद अशफा खामोश सी हो गई। रुमान की दीवानगी के बारे में जानने के बावजूद इसके एहसासात में कोई फ़र्क नहीं आया। पतला दुबला सा मुनासिब सा कद, इसके आगे पीछे फिरता हुआ इसे कोई नासमझ बच्चा लगता था। बस अशफा दे विच ना दिमाग की शदीद किल्लत हो गई। दिमागों पागल औरत, फारग औरत, अजीब पागल औरत एडा होया तो अपनियां ही सोचा नहीं मुकरियां दियाँ। 12वीं में पढ़ती थी, लेकिन अक्लो फ़हम में वो बहुत तेज़ थी। वो ख़ुद को रुमान से कई साल बड़ा महसूस करती और रुमान को अपने शौहर की हैसियत से कबूल नहीं कर पा रही थी। रुमान की बातें इसे गुस्सा दिलाती, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। इस दिन तो वो रुमान की हरकत पर बुरी तरह बफर गई। इस दिन वो बहुत दिनों के बाद खाला के घर आई थी। अलहदगी के बाद खाला ने अपना पोर्शन बहुत खूबसूरती से सजाया था। अनुषा के कमरे में बैठी से बातें करी थी जब एकदम ही रुमान अंदर आया, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? हंस पे दस्तूर वो झंझला उठी। तुम चलो तो बताता हूँ। वो इसी तरह खींचता हुआ बोला। ड्राइंग रूम में रुमान के हम उम्र कुछ लड़के बैठे हुए थे। इन्हें देखते उठ खड़े हुए वो अशफा का हाथ थामे इनकी तरफ ले आया। ये है मेरी दुल्हन, बचपन में हमारा निकाह हुआ था। मसरूर लहजे में बोला, लेकिन वो उछल पड़ी। ये क्या कह रहे हो रुमान? ये सब मेरी दुल्हन से मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे मिलाने ले आया। वो इसकी जानिब देखकर सादगी से बोला तो वह हैरत से कभी इसके दोस्तों को देखती, कभी इसे, फिर एकदम अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। अरे चली क्यों गई? तुम लोग ठहरो, मैं आता हूँ।
वो पहले हैरानगी से बोला, फिर अपने दोस्तों से कहता हुआ बाहर निकल गया। लाउंज में वो कुर्सी पर मुश्तिल सी बैठी हुई नजर आई। वो सीधा इसके पास आ गया। क्या हुआ अशफा, तुम चली क्यों आई? इसने फिक्रमंदी से पूछा। ये क्या बदतमीज़ी थी? वो गुस्से से फट पड़ी। बदतमीज़ी कैसी? वो सब मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें तुमसे मिला दिया। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है अशफा? और इतना गुस्सा करोगी तो मेरे दोस्त कहेंगे कितनी लड़ाका दुल्हन है मेरी। इसका शरीर लहजा इसका दिमाग घुमा गया। बड़ी हूँ मैं तुमसे, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। गुस्से में बिना सोचे समझे वो बोलेगी। बड़ी होने से क्या होता है? हो तो तुम मेरी दुल्हन ही ना। नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारी दुल्हन और ना ही कभी बनूंगी। वो बेतहाशा गुस्से में कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन रुमान सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। अशफा की बातों का अब वो आदी हो गया था। इसका गुस्सा इसे अच्छा लगता था, इसकी हर बात इसे अच्छी लगती थी। इसकी कड़वी कसेली बातों का वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। इसके रद्द अमल के बावजूद रुमान की दीवानगी में कोई कमी नहीं आई थी। वो इसी तरह इसके आगे पीछे फिरता रहा। बस वो ये जानता था वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बस अशफा बीबी ने इज्जत नहीं पाच रही। अशफा, अशफा कहाँ हो तुम? अनुषा की आवाज़ पर उस ख्वाहिश का क्लास थामे किचन से बाहर आई। क्या है, क्यों गला फाड़ रही हो? एक तो तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे आप ही कहा करो। इसके आप ही ना कहने पर वो सख्त नाला रहती। इस पर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। पहले मेरी बात तो सुनो, आप ही वापस सब भूल जाओगी। इसका हाथ पकड़कर इसके कमरे की जानिब ले जाती हुई बोली। कमरे में आते वो हाथ छुड़ा गई। अब बोलो भी, पहले यहाँ बैठो और ये ग्लास मुझे दो, क्योंकि खदशा कि मेरी बात सुनकर ही तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। इसे बेड पर बिठाकर इसके हाथों से ग्लास लेती हुई बोली। कुछ बताओगी भी या पहेलियाँ बुझवाओगी? वो झंझलाई। रुमान पढ़ाई के लिए पापा के दोस्त के पास लंदन जाने वाला है। कब? बेसाख्ता लबों से पिसला। अगले हफ्ते इसकी फ़्लाइट है। इसका लहजा उदास था। वो तो जाने नहीं चाहता था, लेकिन पापा के स्टार करने पर राज़ी हुआ। कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे इसे वापस आने में। कितना सन्नाटा हो जाएगा ना घर में इसके बिना, कहते हुए अशफा की जानिब देखा। वो खामोशी से इसे देख रही थी। मुझे आज इसकी फ़्लाइट के बारे में पता चला, मैं भागी भागी तुम्हें बताने चली आई। पता नहीं इसके बिना हम इतने दिन कैसे रहेंगे। इसके लहजे में भाई से इतने अरसे जुदाई का दुख छलक रहा था। कुछ पल यूं ही खामोशी से सिरक के फिर अचानक घड़ी पर नज़र पड़ते हुए उठ गई। ओह, देर हो जाएगी, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। इसके ग्लास से चंद घूंट स्क्वैश का भरकर इसे ग्लास थमाती हुई उठ खड़ी हुई, तभी इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसके जाने के बाद वो ग्लास साइड टेबल पर रखकर चुपचाप बालकनी में जा खड़ी हुई। इसके दिल में किसी भी किस्म का कोई एहसास नहीं था, ना तो खुशी ना ही गम। इसके अंदर गहरी खामोशी थी। रवानगी से एक दिन कबल अचानक ही वो इससे मिलने चला। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठी अगले दिन होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब इसने इसे पुकारा था। अशफा, क्या कर रही हो? इसने खासा चौंकते हुए पलट कर देखा। पुष्ट पर वह संजीदा सा खड़ा था। पढ़ाई कर रही हूँ, इसने उलझ कर जवाब दिया, क्योंकि इसने हमेशा इसे हंसते मुस्कुराते देखा था। इसकी संजीदा सूरत इसके लिए बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें पता है मैं कल जा रहा हूँ। स्टूल घसीट कर इसके पास बैठने के बाद वो बोला। मेरे जाने से तुम उदास हो? इसके सवाल का अशफा के पास कोई जवाब नहीं था। इसे तो खुद ही जवाब मालूम नहीं था। सो खामोशी से तकती रही। मैं जाना नहीं चाहता था, तुमसे इतने दिनों की दूरी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पापा के स्टार की वजह से हामी पढ़नी पड़ी। मैं इन्हें नाराज़ नहीं कर सकता। इसका लहजा उदास था। इनका दिल रखने के लिए मुझे अपने दिल को मुश्किल में डालना पड़ा, लेकिन इस बात से मुतमिन है कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हारा एहसास मेरे साथ रहेगा। मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ी है और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं अलग कर सकता। बस ये कुछ दिनों की बात है, इसने यकीन से पुर लहजे में कहा था। तुमसे दूरी के बावजूद मुझे इत्मीनान होगा कि मुस्तकबिल में हम साथ होंगे और लंदन से वापसी पर मैं तुम्हें अपना मुंतज़िर पाऊँगा। बोलो अशफा, करोगी ना मेरा इंतज़ार? इसने बहुत उम्मीद से इसकी जानिब देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी, बल्कि वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं थी। इसके सामने रुमान का ये बिल्कुल नया अंदाज़ था। लाओबाली और खलंडे रुमान की बजाय उदास और संजीदा से रुमान को वो हैरत से देख रही थी। इससे कोई जवाब नहीं पाकर जेब से एक पैकेट निकाल कर इसके जाने पड़ा। ये तुम्हारे लिए अशफा। इसने हैरानगी से पैकेट थामा। इसे मेरी निशानी समझ कर रखना, लेकिन मैं तुम्हें हरी कोई भी निशानी नहीं ले जा रहा, क्योंकि तुम तो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने मेरे आसपास रहोगी। वो कहकर उठ गया, लेकिन चंद कदम चलकर वापस पलटा। एक एहसान करो कि मुझ पर अशफा, इसने अजीब से लहजे में पूछा। फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही बोला, कल मुझे छोड़ने एयरपोर्ट मत चलना, क्योंकि तुम सामने होगी तो मैं जा नहीं पाऊँगा। वो कहकर तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। इधर वो बेहिस्सो हरकत दरवाजे को घूरती रही। इसे ये सब ख्वाब लग रहा था। इसे रुमान से इतनी संजीदगी की तोक़ा हरगिज़ नहीं थी। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रुमान इस किस्म की बातें भी कर सकता है। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि रुमान इतना जज्बाती भी हो सकता है। क्यों, वो इंसान नहीं, उनके भी सीने च दिल नहीं है, कोई तेरे बगैर ही है हर कोई, इन्हें इज्जत नहीं पाती रही। हाँ, मेरा कैसे गया, बच गया। किधर थे हम? इसने पुरसोच अंदाज में पैकेट खोला। एक बॉक्स में एक नाजुक सा ब्रेसलेट जगमगा रहा था, जिस पर खूबसूरत स्टाइल में आर लिखा हुआ था। इसने वापस इसे बॉक्स में रख दिया। फिर से किताब पर नज़रें मरकूज़ करी, लेकिन अभी से एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका ज़हन बुरी तरह मुंतशिर था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद इसने झंझला कर किताब बंद कर दी। दूसरी सुबह वो स्कूल नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि टेस्ट के दौरान इसने स्कूल की
छुट्टी की हो। सुबह वो देर तक सोती रही और दोपहर में भी न जाने किन कामों में उलझी रही। अच्छा, अब अगर इसका PDF ख़राब आता ना तो ये मेरी वीडियो का मसला नहीं है, PDF ही इदा ना धुंधला। तुसी लोग कहते वीडियो इन्नी क्वालिटी च नहीं बनती ते एड्डी क्वालिटी च नहीं बनती। कुछ लोगों का आता मुझे कमेंट, तो उन्होंने मैं कहना चाहूँगी कि जितनी लंबी लंबी मैं वीडियोज़ दे रही हूँ ना, वो इतनी क्वालिटी में भी बड़ी औखी बनती हैं। ये मुझे पता ही, ये अल्लाह को पता कैसे बनती हैं। शाम को जब मम्मी ने इससे रुमान को छोड़ने के लिए चलने का कहा तो इसने तबीयत की ख़राबी का बहाना करके मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो रुमान के मना करने की वजह से नहीं चाह रही थी, बल्कि इसे तो अब तक खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। मम्मी ने भी ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया। इन्होंने सोचा शायद वो रुमान के जाने की वजह से अपसेट है और फिर वो चला गया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, मौसम तब्दील हुए। इसमें भी तो बहुत तब्दीली आ गई थी। बचपन को अलविदा कहकर जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। इतना अर्सा पलक झपकते बीत गया। रुमान का फ़ोन और ख़त बराबर आता रहता। अनुषा हर फ़ोन और ख़त के बारे में इसे बताती, लेकिन अभी तक बराह रास्त रुमान ने से एक बार भी रब्ता कायम नहीं किया। ख़त में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं रहता। कभी कभी इसे बहुत हैरत होती थी। मुझे इसे एक दिन की दूरी पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतने दिनों में एक बार भी इसे रब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की। गैर महसूस तौर पर वो घंटों इसके बारे में सोचती जाती। अक्सर इसकी बातें याददाश्त के पर्दे पर गूंजने लगती तो चंचला जाती। न चाहते भी वो और इसकी बातें से याद आती थी, जिन्हें वो ज़बरदस्ती अपने जहन से झटक कर अपना जहन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करने लगती और ख़ुद को पढ़ाई और कॉलेज में गुम कर लेती। अच्छा जी, उन्हें गुम हो या नहीं जाना। एक्सक्यूज़ मी मिस अशपा, मर्दाना आवाज़ पर इसने खासा चौंक कर सर उठाया। इस वक्त वो कॉलेज के लॉन में घास पर किताबें फैलाए बैठी थी। जी, सवालिया सजी लबों से फिसला। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर कर सकते हैं। इसने अपनी किताबें समेट कर आहद के लिए जगह बनाई। आहद इसका क्लासमेट था। वो बेहद कमगो लड़का था। लड़कियों से इसकी बातचीत ना होने के बराबर थी और ना ही अशपा की लड़कों से दोस्ती थी। इसी वजह से अशपा को आहद का ये मुखातिब होना बेहद हैरान कर गया, लेकिन इसने जाहिर नहीं किया। इससे कुछ फासले पर वो घास पर बैठ गया। अशपा ने सवालिया नज़रों से इसके चेहरे पर मरकूज़ कर दी, जो उसको शायद गुफ्तगू के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। बिलाकर कुछ लम्हों के बाद वो मध्यम लहजे में बोला, देखिए मिस अशपा, मेरा किसी लड़की से बात करने का पहला तजर्बा है, इसलिए प्लीज़ माइंड ना कीजिए करें। बात दरअसल ये है कि मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं अपनी मामा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता और सच्ची बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। मुझे खामोशी से इसकी बात सुन रही थी। इसका मतलब समझते बेख्तियार बोल पड़ी, प्लीज़ आहद साहब, ये नामुमकिन है। मेरा निकाह हो चुका है मेरे कज़न से। इसका जवाब सुनकर वो एक पल के लिए वो साख्त रह गया, लेकिन दूसरे पल अपनी कैफियत पर काबू पाकर मुस्कुराते बोला, क्या मैं इस खुशकिस्मत शख्स का नाम जान सकता हूँ? रुमान खुद ब खुद ही लब हिले थे। यकीन आपके शौहर भी आप ही जैसे होंगे। खुद आप दोनों को खुश रखे। यकीन माने, अगर मुझे इस बारे में ज़रा सा भी गुमान होता तो मैं आपसे ऐसी बात कभी नहीं करता। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आहद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा करें, वॉइस की से बोली। इसके बाद आहद तो इससे इजाज़त लेकर चला गया, लेकिन वो वहीं हैरान सी बैठी अपने अल्फाज पर गौर करती रही। इसे खुद पर बेसख्त हैरत हुई थी कि जिस रिश्ते को वो सिरे से मानती नहीं, इसी का हवाला आखिर कैसे दे सकती है। इसे समझ नहीं आया था कि इसके लबों से इसे शौहर की हैसियत से रुमान का नाम कैसे निकल गया। तो बीबी वही तरह बंदा है तो उनका ही नाम निकलेगा ना, शौहर की हैसियत है, जो शौहर है, या किसी भी आएगा ऐरे करे नथू कहरे का नाम ले देंगी। हद हो गई। बिल्कुल ही गैर महसूस और गैर इरादी तौर पर यह हादसा हुआ था। घर पहुंचकर भी वो खासी उलझी थी। यूं ही सोचों में अगर क्रिस्ट वॉच देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली थी कि नज़र अचानक इस बॉक्स पर ठहर गई जो लंदन जाते हुए रुमान ने इसे दिया था। बेख्तियारी हाथ इसकी जाने पड़ा, न जाने किस एहसास के ज़रिए से ब्रेसलेट अपनी कलाई पर रखा था। बस एक पल के लिए मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ, लेकिन अगले पल वजह से होश में आ गई। मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। फ़ौरन ब्रेसलेट को कलाई से अलग किया और दराज में पटक कर सर झटक कर उठ गई। पटकती सर झटक कर उठ गई। पता नहीं इस कुड़ी ने कोई दौरे पहन देने, अजीब औरत है। इसने घड़ी में वक्त देखा। अभी कॉलेज ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी था, लेकिन जहन पर चाय की असलमंदी अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। न जाने के बाद किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। रह कर रुमान का ख्याल डिस्टर्ब कर रहा था। ठंडे पानी से शावर, लंबी नींद की शदीद ख्वाहिश आ गई। हाय नींद ना लो, हमारे घर में सारे सोए में, मैं आप लोगों के लिए बैठ के आधी रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना टाइम नहीं लगा मुझे पहले करने का। कितने गया? शायद नींद की कमी भी ख्यालात को भटकाने की वजह, ये सोचकर वो वक्त से पहले घर चली आई। लेकिन घर में दाखिल होते कुछ घर में मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। इससे पहले वो कुछ समझती ड्राइंग रूम से निकलती अनुषा इसे देखकर इसकी जानिब लपकी। अरे इश्पा, तुम आ गई? इसकी चहकती आवाज़ पर वो चौंकी। पता है इश्पा, रुमान आ गया। अनुषा की इस गैर मुतवक्का इत्तला पर इसका दिल अखबार की ज़ोर से धड़का। इसने अनुषा की जानिब देखा जो खुशी से बेहाल नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही थी।
इसने हमें अपने आने की इत्तला नहीं दी, वो हम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए आज अचानक ही आ गया। सच अशफा, मुझे तो ये इसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा कि वो रुमान है। कितना बदल गया वो, तुम भी इसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। चलो, वो अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। साथ ही इसका हाथ पकड़कर खींचा तो वही सब तात पर घबरा कर बोल पड़ी, ठहरो तो सही, चल तो रही हूँ। हाथ छुड़ाकर पहले दुपट्टा दुरुस्त किया, फिर अनुषा के हमरा आहिस्ती से अंदर दाखिल हुई। मम्मी पापा और खाला खालू के दरमियान बैठा लंबा चौड़ा वजीह सा शख्स रुमान ही था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि बाहर जाकर रुमान में इस कदर तब्दीली आ जाएगी। एक पल के लिए इसकी निगाह रुमान की निगाहों से मिली थी और अशफा ने जल्दी से इसे सलाम कर दिया। सलाम करने के बाद इसने दोबारा रुमान की जानिब नहीं देखा था। इसकी निगाहों ने एक अजीब से एहसास से दो चार किया था। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गई। अम्मी ने इसे खिलाफ मामूल कॉलेज से जल्दी आने की वजह पूछी तो इसे फ्री होने का बहाना बनाना पड़ा। अब इसे क्या पता था कि जिसके ख्याल से वो सुबह से डिस्टर्ब थी, घर आते इसे मुजस्सम अपनी निगाहों के सामने पाएगी। रुमान की निगाहों के बदले से अंदाज और बुजुर्गों की मौजूदगी ने इसे एक किस्म की झिझक में मुब्तला कर दिया। सबकी मौजूदगी में से रुमान से मुखातिब होना कुछ अजीब सा लग रहा था। दूसरी तरफ गाहें बगाहें रुमान की खुद पर पड़ने वाली नज़री से अजीब सी उलझन में दो चार कर रही थी। इसलिए वो मुँह हाथ धोने के बहाने से वहाँ से उठ गई थी, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय वो किचन में गई थी और मुलाजमा के हाथों चाय वगैरह ड्राइंग रूम में भिजवा कर खुद टीवी लाउंज में टीवी का रिमोट थाम कर बैठ गई। अभी से बैठे कुछ ही मिनट हुए थे कि पुष्ट पर उभरती भारी मर्दाना आवाज़ पर उछल कर मुड़ी थी। मोहतरमा, मैं इतने अरसे बाद वापस आया और आप मेरा हाल अहवाल पूछने के बजाय यहाँ छुपी बैठी हैं। वो पुष्ट पर हाथ बांधे खड़ा था, मुस्कुराती निगाहें इसी पर मरकूज थी। पल के लिए वो इसकी निगाहों से झिझकी थी, लेकिन अगले ही पल खुद एतमादी से बोली, छिपूंगी क्यों? क्या मैं तुमसे डरती हूँ? और रही बात हालचाल पूछने की, तो वो तुमको देखकर ही पता चला कि कितना ठीक है। वो इसकी जानिब इशारा करते हुए बोली। बाकी रुमान की कदो कामत बहुत अच्छी हो गई थी। अशफा के मुकाबिल खड़ा वो कहीं से भी इसे 2 साल छोटा नहीं लग रहा था, बल्कि इसके शाने तक आती अशफा इससे कई साल छोटी दिखाई दे थी। वाकई रुमान, तुम्हें देखकर तो मैं पहचान ही नहीं पाई थी। ये तुम ही हो? लंदन जाकर काफ़ी स्मार्ट हो गए। अशफा की आंखों में सताइश थी। इज्जत से लड़की, तुम्हारा मजाजी खुदाऊँ, ये तू तड़ाक करके बात क्यों कर रही हो? आप जनाब करो और यूँ सरेआम अपनी शौहर की खूबसूरती की तारीफ करते शर्म नहीं आती? तुमने तो लंदन की लड़कियों को भी मात दे दी। बेहद शरारत से वो बोला। रुमान की बात पर इसके चेहरे के तासरात में एकदम ही तब्दीली आई। पल की पल में लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। बको मत, आंखों में बरहमी के तासरात ली से घूरा था। बक नहीं रहा, फरमा रहा हूँ। इसके लहजे में अब भी शोखी थी। रुमान, बाद में फरमा लेना, पहले ये बताओ रात के खाने में क्या बनेगा? खाला ने कहा कि रात का खाना खाकर जाना। अनुषा की दखलंदाजी पर बात जहाँ थी वहीं रहेगी। इसके पीछे अशफा की मम्मी भी थी, जिन्हें देखकर रुमान लाड से बोला, आज नहीं खाला जान, आज तो मुझे अपने दोस्त और जानने वालों से मुलाकात करनी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कल मैं ज़रूर आपके हाथ का बना खाना खाने आऊँगा। ज़रूर बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। मम्मी ने इसकी पेशानी चूमकर मोहब्बत से बोली। इन लोगों की आपस में गुफ्तगू करते देख नज़र बचाकर अशफा वहाँ से गायब हो गई। रुमान तो फौरन अपने दोस्तों से मिलने चला गया, लेकिन बाकी लोग को अम्मी ने खाना खिलाकर ही रुखसत किया। रात को जब अशफा सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कई ख्यालात थे जो इसके जहन में गर्दिश करने लगे। रुमान से आज की मुलाकात के बाद कई बातें ऐसे इसके जहन में आई थी जिनके बारे में आज से पहले इसने सोचा भी नहीं था। रुमान के लिए इसके दिल में अजीब से एहसास थे, जो ना ही नफ़रत थी और ना ही मोहब्बत। बस रुमान का ख्याल आते अजीब सा गुस्सा दिलो दिमाग में भर जाता था। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रुमान क्या आइंदा वो रुमान से कैसा रवैया रखेगी, क्योंकि रुमान से आज की मुलाकात और इसकी बातों ने काफ़ी हद तक इसके ख्यालात और एहसासात अशफा पर वाज़ेह कर दिए थे। रात वो बहुत देर तक वो इसी उथेड़पन में फंसी रही, जिस वजह से सुबह इसकी नींद मामूल से हटकर काफ़ी देर से खुली थी। घड़ी देखने पर पता चला कि कॉलेज आने का वक्त गुजर चुका। मुँह हाथ धोकर जब वो किचन में पहुंची तो मम्मी नाश्ते का बर्तन समेट रही थी। इसका मतलब था मम्मी पापा नाश्ता कर चुके थे। इसे देखकर मम्मी मुस्कुराई। उठ गई बेटा? जी मम्मी, आपने मुझे सुबह क्यों नहीं उठाया? इसने अपने लिए अंडा फेंटते हुए इसने मम्मी से पूछा। इतने दिनों बाद तो तुम इतनी देर तक सोई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। और वैसे भी रुमान रात को खाने पर आ रहा, तुम घर पर होगी तो मेरा हाथ बटा दोगी। मैं इसके लिए इसकी पसंद की चीज़ें बनाना चाहती हूँ। रुमान के लिए इनके लहजे से मोहब्बत छलकी पड़ रही थी। रुमान ही तो है मम्मी, इसके लिए इतने परेशान होने की क्या ज़रूरत है? रुमान के लिए मम्मी की मोहब्बत देखकर वह जज्बस हो गई। उन हर कोई तेरे वगैरह तो नहीं ना होंदा। अरे मेरा बेटा इतने दिनों बाद वतन लौटा, न जाने वहाँ ढंग से खाना मिलता भी था या नहीं। आज मैं अपने बच्चे को जी भर कर खिलाऊंगी। मम्मी की बात पर इसने चुप रहना मुनासिब समझा, वरना तो रुमान की सेहत देखकर इसे पूरा यकीन था कि इसने 5 साल किस तरह आज़ादी से गुजारे थे। लेकिन मम्मी को ये बात कौन समझाता, सो खामोशी बेहतर थी। अल्लाह जीडी, वैसे रुमान देते तेरी गंदी नज़र है ना, मैंने लगा तो नज़र लगा के हटेंगी। पूरा दिन रुमान के लिए मुख्तलिफ डिशेस बनाने में बेहद थक गई। मम्मी ने तो लगता था 8-10 आदमियों की दावत का इंतज़ाम कर डाला था। 5 बजे के करीब किचन से जाकर छुट्टी मिली तो वह नहा धोकर बाहर लॉन में चली आई। मम्मी असर की नमाज़ पढ़कर अपने रोज़ाना के वजीफ़े में मशगूल हो चुकी थी और पापा फल वगैरह लेने के बाहर गए हुए थे। पापा की वापसी के इंतज़ार में वो लॉन में चहलकदमी खेलने के लगी, क्योंकि शाम की चाय इन लोगों का साथ ही पीने का मामूल था। इसी वक्त गेट पर बेल बजी। ये सोचकर कि शायद पापा आ गए, इसने देरी से जाकर गेट खोला।
लेकिन सामने हंसते मुस्कुराते रुमान को देखकर वो सटपटा कर रह गई। इसे रुमान की इतनी जल्दी आने की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। इसे उस आँख देखकर रुमान की मुस्कुराहट और भी गहरी होगी। माना कि बहुत खूबसूरत हो गए हूँ, लेकिन अंदर तो आने दो, फिर सामने बिठाकर जीभ भर कर देख लेना। इसकी बात पर अशफा ने तेज़ नज़रों से इसे घूरा था, लेकिन बोली कुछ नहीं। एक तरफ हटकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया, फिर गेट बंद करके इसके हमरा अंदर की जानिब बढ़ गई। लेकिन लॉन की सीढ़ियाँ बुर करते वक्त वो बोल पड़ा, सुनो तो सही, कहाँ चली जा रही हो? इसकी आवाज़ पर पलटी थी। वो अंदर इसका अंदाज ना समझने वाला था। मैं तुमसे मिलने आऊँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं सीढ़ियों पर बैठते हुए इसकी जानिब देख कर बोला, कल तो तुमने बात करने का मौका ही नहीं दिया था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं। लहजा ठोंस पड़ा था। क्या यही? इसने हैरत से इसे सीढ़ी पर बैठते हुए देखा। अंदर तो चलो। बैठो ना यार। हाथ पकड़ के इसे बिठाया गया। अशफा के पूरे जिस्म में बरकी लहर दौड़ गई। ये लम्स इस रोमान का तो नहीं जिसे वो 5 साल पहले जानती थी। ये तो कोई और है। फ़ौरन इसकी गिरफ्त से हाथ खींचा और धड़कते दिल के साथ चोरी से इसकी जानिब देखना चाहा, लेकिन इसे खुद की जानिब मतवज्जा पाकर सीधी होकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद वो यूं ही इसे देखता रहा, फिर मध्यम लहजे में गोया, तुमसे मिलने से पहले मैंने न जाने क्या क्या मंसूबे बनाए थे कि तुमसे मिलकर अपने दिल की तमाम बातें तुम्हारे गोश गुजार करूँगा, लेकिन अब दिल करा सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। इसकी बात पर वो पहलू बदल कर रह गई। मुंडा लंदन जाके भी नहीं बदलिया तो कुड़ी दे मजाज ही नहीं मिल रहे। इन 5 सालों में मैंने तुमसे राब्ता कायम नहीं किया। कई बार तुमने सोचा होगा। इसकी बात अशफा को चौंका गई। इसे कैसे पता चला? लेकिन बोली कुछ नहीं। पता है अशफा, इतने अरसे दियारे गैर में तन्हा होकर भी मैं तन्हा नहीं रहा। इसके सभी चेहरे पर नजरें गाड़े वो खोए से लहजे में बोला, हर घड़ी हर पल तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा तसव्वुर मेरे इर्द गिर्द था। हर वक्त तुम्हारा एहसास मेरे आसपास रहता था। मैंने इसीलिए कभी तुमसे राब्ता कायम नहीं किया, क्योंकि मैं अपने एहसास खुद आकर तुमसे शेयर करना चाहता था। तुम्हारी आंखों में रोशन इंतज़ार के दिए खुद अपनी निगाहों से देखना चाहता था। तुम्हारी याद में गुजारा हुआ एक एक पल मेरे लिए बहुत अनमोल, बेहद कीमती है, और मैं ये ख़जाना खुद तुम्हारे आंचल में डालना चाहता था। तुम्हारे चेहरे पर बिखरते अपनी मोहब्बत के रंगों को खुद अपनी निगाहों से देखना चाहता था। इसके लहजे में एक जज़ब सा था। मैं इतना अरसा तुमसे दूर, तुमसे जुदा था, लेकिन मेरा दिल यहीं तुम्हारे पास था। मेरे शब व रोज़ पलक झपकते बीत गए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मीलों दूर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है ना अशफा? तुमने मेरा इंतज़ार किया था ना? इसकी बातें पल भर के लिए अशफा को गुम कर गई, लेकिन ये सवाल सुनकर वो ऐसे सटपिटाई जैसे नींद से जागी। बोलो ना अशफा, तुम्हें भी मेरी याद आती थी ना? तुम भी मेरे ख्याल में गुम हो जाती थी ना? इसकी बातें अशफा को बौखला गई। जाने अनजाने में वो इसके ख्यालों में आता था, जिसे वो सर छटक कर भूलने की कोशिश करती। न चाहते हुए भी वो इसके साथ आने की मुंतज़िर थी। इसकी बातें से याद आती। इसका राब्ता न करना इसको उलझन में मुब्तला करता। रुमान की बातें सुनकर जब इसने अपने आप को टटोला तो ये क्या, रुमान के सारे सवालों का जवाब हाँ में मौजूद था। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई, लेकिन इसका मतलब मोहब्बत तो नहीं। लौह लौनत फिर तेरे थे। रुमान गलत समझ रहा है शायद। तभी बाहर गेट की बेल बजी और वो ये कहती हुई कि शायद पापा आ गए, तेरी से गेट की जानिब भागी। इसे बिना जवाब दिए जाते देख रुमान मुस्कुरा उठा। मैं जानता हूँ अशफा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन इकरार बहुत मुश्किल से करोगे। हौले से कहकर वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सामने से खालू जान अशफा के हमरा आते दिखाई दे रहे थे। अशफा ने बस ना छितरां दी कमी वो भी जो 5 नंबर होंदा ना जेलों के विच ओंदी। चाय के दौरान वो अपने लंदन में गुजरे दिनों की बातें करता रहा, जिसे मम्मी पापा ने हाई शौक से सुनते रहे। कितने सालों बाद इनके साथ गुफ्तगू का मौका मिला था इसके साथ। रात के खाने तक गुफ्तगू का दौर चलता रहा। खाना भी इसने बहुत शौक से खाया। मम्मी के हाथ की बनी एक एक डिश चखता और खूब तारीफ़ें करता है। इसके अंदाज पर मम्मी फूले नहीं समा रही थी। देखा अशफा, मैंने कहती थी कि मेरा बच्चा मेरे हाथ की बनी चीज़ें बहुत मिस कर रहा होगा। मम्मी की बात पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। रुमान के जाने के बाद अशफा ने सुकून की सांस ली थी कि इसे दोबारा इसके सवालों से दो चार नहीं होना पड़ा, लेकिन आखिर कब तक वो इन सवालों से बच सकती। एक दिन किचन में वो शाम की चाय बना रही थी कि वो आदम का, हेलो बीवी डियर, क्या कर रही हो? शोखी भरा जुमला अशफा की पेशानी पर बल डाल गया। ये क्या बकवास है? नागवारी से पूछा। इसे बकवास नहीं, प्यार भरा तखातब कहते हैं। शौहर लगते हैं हम आपके, और आप हमारी बीवी, रूप से बोला गया था। मैं नहीं मानती इस फजूल रिश्ते को। इसके कदमों को यहीं रोकना ज़रूरी था। सो इसकी जानिब देखकर फैसला कुन अंदाज में बोली, लेकिन मैं तो दिलो जान से मानता हूँ। वो भी गैर संजीदा था। सिर्फ मानने से क्या होता, तुम मुझसे छोटे हो। इसकी गैर संजीदगी पर वो छनछना उठी। वही बचपन वाला हट धर्म मजाज ओत कर आया था। तो क्या हुआ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब कि वो भी संजीदा हुआ। मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस एक वक्ती जज्बा वक्त के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। चाय की ट्रे थाम कर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बिना कुछ सुने तेरी से बाहर निकली चली गई। इधर वो इसके रवैये पर हैरान रह गया। इसने सोचा था कि वक्त के साथ अब इसमें तब्दीली आ गई होगी, लेकिन वो तो वैसी की वैसी है। इसकी इतने अरसे की जुदाई ने भी इस पर कुछ असर नहीं डाला। वो तो बचपन की तरह ज़िद्दी और हट धर्म थी। मोहब्बत के बारे में आज भी इसका नज़रिया वैसा ही था। इसने भी इसे बदलने का फ़ैसला कर डाला था। तहैया कर ले कि इसे मोहब्बत के मायने समझा करेगा, और फिर तो जैसे रोज़ की बात हो गई।
वह जब भी इससे मोहब्बत से बात करता वह झिड़क देती, नाराज़ हो जाती। अक्सर बेशतर वो इससे इन दोनों के माँ बहन रिश्ते का एहसास दिलाता, हर तरह से अपनी चाहत का यकीन दिलाने की कोशिश करता, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। मैं तो पहले क्या चित्रा की कमी है होर कोई कमी नहीं है, लानती मारी इज्जत पाज नहीं रही। वो बहुत फ्रेश मूड के साथ लाउंज में दाखिल हुआ था, जहाँ खाला सामने तख्त पर बैठी तस्बीह पढ़ी थी। थोड़ी देर खाला के पास बैठने के बाद अशफा को ढूंढता इसके कमरे में पहुंच जाता, लेकिन इसे कमरे में गैर मौजूद पाकर आराम से इसके बेड पर दराज होकर इसका इंतज़ार करने लगा। साथ ही पैर पर पैर चढ़ाए गुनगुनाता भी जा रहा था। इतवार का दिन था, हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार था। नहाने के बाद बालकनी में टहलती अशफा कमरे पर किसी की आहट पर चौंक कर अंदर दाखिल हुई, लेकिन इसे बिस्तर पर दराज देखकर इसकी परेशानी पर बल पड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतज़ार। इसे देखकर भी इसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। एक तो तुम बिला इजाज़त मेरे कमरे में चले आए हो। इसकी डटाई पर जली तो गई। बीवी के कमरे में आने के लिए शौहर को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी तुम्हें देखने के लिए दिल इतनी शिद्दत से मचल रहा था कि बस दोस्तों को निपटा कर भागा भागा आया हूँ। तो कहा किसने था दोस्तों को छोड़कर यहाँ आने के लिए? मोना खुद से बोली थी। इसकी बातों से वो खौल उठी थी, जिस पर इस किसी भी रवैये का असर ही नहीं हो रहा था। यार कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसे एहसास नहीं जागते? मेरा तो एक पल भी तुम्हारे बगैर काटना मुश्किल हो जाता है। वो उठकर बैठ चुका था। इसकी आंखों में देखता हुआ एक जज़ब से बोला, बस तुम्हारी फजूल बकवास शुरू हो गई। इसकी यही बातें से गुस्सा दिलाती थी। ये फजूल बकवास लग रही है? मैं तुम्हें अपने दिल की हालत बता रहा हूँ, तुम्हें ये फजूल बकवास लग रही है? अपनी मोहब्बत के बदले इसका बेजार अंदाजे से झंझला के इसकी बेहिसी से सुलगा गई। बकवास नहीं तो और क्या, जब देखो रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। इसकी बेजार सी शक्ल देखकर रुमा ने लब भेज कर इसे घूरा। आखिर अपने खालिस जज्बों की पामाली वो कब तक बर्दाश्त करता? सही गल ना, इज्जत पहुँचती नहीं पई इस बीबी ने। लगता है अपने जिस्मों का आज तुम्हें एहसास दिलाना ही पड़ेगा। खड़े होकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, और दूसरे पल इसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी जानिब खींचा। बेख्तियार वो इसके सीने से जा टकराई। भीगी जुल्फ़े एक झटके से रुमान के वजूद से जा लिपटी। रुमान की गैरमतवा का हरकत पर कुछ चरागबा होते एक हाथ से जुल्फ़ों को पीछे धकेला। ये क्या बदतमीज़ी है? बाजू से निकलने के लिए कसमस आई। ये बदतमीज़ी नहीं है, मनकूहा हो तुम मेरी, और तुम्हारे तमाम हकूक़ महफूज रखता हूँ अपने पास, समझी? आहिस्ती से कहकर खुद से और करीब कर लिया। खौफ के मारे अशफा का दिल धड़क उठा। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम मेरे बारे में? पेशानी पर बिखरी लटों को हटाते हुए बहुत करीब से इसकी आंखों में झांका। खौफ से इसकी ज़ुबान गूंग हो गई थी। वो सिर्फ पलके छपक कर रह गई। रुमान की आंखों में ऐसे जज्बात थे जिन्हें अशफा ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दहशत से इसकी आंखें फैल गई, लेकिन फिर अचानक इसे छोड़कर बाहर चला गया। वो यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई, थर थर करते दिल पर बेसाख्ता हाथ रखा था। अब तक सकते किसी कैफियत थी। रुमान की कुर्बत एक तूफान सा दिल में उठा गई थी। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि रुमान इतना आगे भी बढ़ सकता है। वो तो अपने रवैये से इसके हौसले पस्त करना चाहती थी, लेकिन इसने तो उल्टा इसे दहशत अता कर दिया। इतनी देर वो हैरान सी बैठी रही। इस दिन के बाद वो रुमान से कतराई से रहने लगी। मुलाकात होने पर भी इसे नज़रअंदाज करने की शाउरी कोशिश करती, जिसे रुमान पूरी तरह महसूस करता। इसके कतराए से अंदाज पर एक बेहद शरीर मुस्कुराहट रुमान के होठों पर मचल जाती। इसकी मुस्कुराहट अशफा को तैश दिला देती और दूसरे बहाने से लटकर अपनी भड़ास निकालती। लाना दी मारी होई सोंदी मेरे मुँह दे विचों, इज्जत पचती नहीं। मुझे जहर लगती हैं ऐसी औरतें। कुछ होती हैं जो बेचारियों को जलील होती रहती हैं तो जिन्होंने इज्जत मिलती भी उन्हें इज्जत नहीं पा रहा सारी। सुबह से वो और अनुषा किचन में घुसी मुख्तलिफ डिशेस बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। आज सुबह से वो खाला के घर आई हुई थी, लेकिन अनुषा के रिश्ते के लिए आज कोई खातून आने वाली थी। दरअसल वो खातून अनुषा की पुप्पी की नंद थी, जिनका लड़का हाल ही में मेडिकल की तालीम हासिल करके डॉक्टर के अहदे पर फायज हुआ था, और इनकी वालदा को अपने होनहार बेटे के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की चाहिए थी। इन्होंने अनुषा को इसकी पुप्पी के यहाँ किसी तकरीब में देखा था और पसंद कर बैठी थी, और इन्हीं के तवज्जुह से बहुत इसरार से बात पक्की करना चाहती थी। आज इनका खाला के घर आना बस इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मेहमानों को शाम तक आना था। इसी वक्त वो दोनों दोपहर का खाना बना रही थी कि किचन में दाखिल होते रुमान को देखकर अनुषा हैरत से रह गई। अरे रुमान, तुम इस वक्त? वो यार ऑफिस में काम आज जल्दी ख़त्म हो गया और मुझे भूख भी लगी थी, तो सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ खाना खा लिया जाए। वो सर खुजाते हुए बोला तो अनुषा इसकी चालबाजी पर हंस पड़ी। हाँ भाई, आज ऑफिस में काम कहाँ होगा, काम तो आज खुद चल कर घर आ गया। कनखियों से अशफा को जानिब देख कर वो बोली, जिस पर उसकी घूरती हुई नज़र झेलनी पड़ी। अच्छा जल्दी से मुँह हाथ धोकर टेबल पर आओ, हम बस खाना लगा रहे हैं। इसकी जल्दी से बात बदली। फिर रुमान के जाने के बाद अशफा से बोली, अशफा एक काम करो, थोड़े से फुलके डाल दो, रुमान को दोपहर में फुलके बहुत पसंद है। और ख़ुद टेबल पर खाना सजाने लगी। अभी अशफा फुलके डाल रही थी कि दोबारा किचन में आदम का। यार किचन की रौनक देखकर सोच रहा हूँ कि यही खाना खा लो। इसे खामोश देखकर इसकी ज़ुबान में खुजली हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है, खाना टेबल पर लग चुका और आप अपनी तशरीफ़ वहीं ले जाएं। वो चिल्लाकर बोली, लेकिन वो भी ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। वैसे यार मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सुगड़ हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बीवी मुझे एक से बढ़कर एक लजीज़ डिशेस बनाकर खिलाया करेगी। इसे तंग करने का मौका वो कैसे हाथ से जाने देता। ओए होए, तेने तो
भूखा मारेगी हो तेरी बीवी। अनुषा, इनसे कहो यहाँ से फ़ौरन चले जाएं। मुँह भुनाकर अनुषा की जानिब घूमी, लेकिन इससे पहले वो बोल पड़ा, अरे वाह, ऐसे कैसे चला जाऊँ? देखो रुमान, मुझे काम करने दो। अब की बार वह राम से मुखातिब उलझने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो करो ना, मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ रखे। इसने तो जिच कर डाला था। इधर इससे बहस में वो रोटी तवे पर डालकर भूल गई। अब जो अचानक नज़र पड़ी तो बखला कर रोटी पलटी। हाय अल्लाह, मेरी रोटी जल गई। तुम किसी का दिल जलाओ और तुम्हारी रोटी भी ना जले? इसके जवाब पर वो खौल उठी। अनुषा, अगर ये अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं चली जाऊँगी। इसने आखिरी हरबा आजमाया। जाओ ना रुमान, क्यों सता रहे हो इसे? इसकी धमकी काम कर गई। अच्छी ज़बरदस्ती है भाई, नंद भावज इकट्ठी होकर हो गई, मेरी बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसकी बात पर जीच होकर अशपा ने अनुषा को देखा, तब अनुषा के घूरने पर बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने दिन ये नंद भावज ड्रामा चलता है। ऐसी फूट टलवाऊंगा ना किसी दिन की, याद करोगी तुम दोनों भी। ओए होए, देखते सही कैसा फसाद पुआना उन्हें। इसकी बात पर जहाँ अनुषा हंसी, वहीं यशपा सर छटक कर अपने काम में लगी। खाना खाने के बाद रुमान बाहर चला गया, बल्कि अनुषा ने जानबूझकर इसे बहाने से बाहर भेजा था, क्योंकि जब तक वो घर में रहता ना खुद चैन से बैठता ना इन्हें बैठने देता। इन दोनों का सारा काम हो चुका था। कोफ्ता बनाकर फ्रिज में डाल दिया था, बिरयानी दम पर थी, शीर कुरमा तैयार था और चिकन के पीसेस रोस्ट करने के लिए ग्रिल में डालकर बस अभी फारिग हुई थी। बस अभी ने तैयार होना था, बाकी था। अनुषा को तैयार करने के बाद अशपा ने भी लिबास तब्दील कर लिया। फिरोजी रंग पर बड़े बड़े लाल फूलों के प्रिंट वाला कुर्ता शलवार इसके रंग पर बहुत खिल रहा था। फिरोजी दुपट्टा जिसके चारों तरफ लाल किरण लगी हुई थी, कांधे पर डाले बहुत प्यारी लग रही थी। अनुषा ने ज़बरदस्ती इसका मेकअप भी कर डाला। सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ गजब भी तो उठा रहे थे। इसने लिपस्टिक पहुँचनी चाहिए तो अनुषा धमकी देती बोली, खबरदार, जो ज़रा सा भी मेकअप ख़राब किया तुम मेरे साथ इन लोगों के सामने अगर एमी सा थोबड़ा लेकर जाओगे तो क्या कहेंगे वो लोग कि लड़की अपने काम वाली के साथ चली आई है? आखिर मेरी भी कुछ रेपुटेशन है, इसी का ख्याल कर लो। इसकी बेतुकी तकरीर पर इसने हंसकर मेकअप साफ करने का इरादा तर्क कर दिया और किचन में रोस्ट के लिए रखे चिकन चेक करने ले चली गई। हाथों में फ्रूट्स का पैकेट थामे रुमान किचन में दाखिल हुआ। वो कुकिंग रेंज पर चिकन ग्रिल से चिकन के पीसेस निकाल रही थी। काफ़ी देर आंच के पास रहने की वजह से चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। बालों की एक लट बार बार बाएं रुखसार पर लुढ़काती, जिससे वह हथेली की पुछ से पीछे धकेलने की कोशिश करती जाती। फूलों की मानित सुर्ख रुखसार दहकते लब। पहली बार ऐसा दिलकश नज़ारा देखा था। वो दम्बा खुद रह गया। इसका ये बिल्कुल नया रूप इसके लिए सामने था। वो मबहूत सा आगे बढ़ा। इस मंजर पे गुम इर्द गिर्द का होश भी भुला बैठा था। किसी के बहुत करीब होने के एहसास से वह चौंक कर सीधी हुई थी। पास ही खामोश खड़े रुमान को बेहद हैरत से देखा। आंखों के तासुरात पल भर के ठिठका गए। नासमझी के आलम में पलकें झपकीं। इसी पल जहरज़दा से अंदाज में रुमान ने अपनी शहादत की उंगली से अशपा के रुखसार पर झूलती लट को छुआ था और रुखसार से होती हुई इसकी उंगली अशपा के होंठों पर आ रुकी। अगली पल वो करंट खाकर पीछे हटी और बर्फ़ख्ता सी चीख उठी, रुमान, अपनी हद में रहो। इसके अचानक पीछे हटने पर वह होश में और पल में अपनी बेख्तियारी पर पशेमान हुआ, लेकिन दूसरे पल लम्हे इसका जुमला इसे बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। एक इस्तेहकाक भरी नज़र इसके चेहरे पर डालकर मानी खेजी से बोला, मेरी हद यहाँ से शुरू होती है। इसका जवाब अशपा को अंदर तक झुलसा गया। बकवास मत करो, वो भुनाकर बोली और एक उसीली नज़र इस पर डालती बाजू से निकलती चली गई। कमरे में आकर सीधी बाथरूम में घुसी थी। इधर अनुषा आवाज़ें देती रह गई। रुमान की जसारत पर दिल का जो हाल हुआ सिर्फ वही जानते थे। दिल था कि पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था। चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। इसका लमस अभी तक दहक रहा था। इसके एहसास से घबराकर बेख्तियार सिंक पर झुक गई। पानी के छींटे भी इस एहसास को कम नहीं कर पा रहे थे। रुमान की दिन ब दिन बढ़ती शौक़ें इसे मुश्किल में डाल रही थी। इसके गिर्द खड़ी दीवारों में वो नकब लगा चुका था। इसके ऊपर चढ़े खोल को वह धीरे धीरे तोड़ता जा रहा था। परत दर परत वो इसके वजूद में उतरता जा रहा था। जितना वो इससे बचना चाहती थी, इतना ही वो इसके करीब आता जा रहा था। इसकी नफरत पर रुमान की मोहब्बत का एहसास गालिब आता जा रहा था। इसकी चाहत के आगे वो हारने लगी थी। कितनी देर रगड़ रगड़ कर मुँह धोने के बाद थोड़ी पुरसकून हुई तो तौलिए से चेहरा रगड़ती बाहर आ गई। अनुषा ने जब इसे इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, ये क्या किया? सारा मेकअप क्यों धो डाला? चेहरे पर बहुत जलन हो रही थी। बेसाख्ते हाथ लबों से होता हुआ बाएं रुखसार पर ठहर गया, जहाँ अभी तक इसका एहसास बाकी था। दिल भी इसी रफ्तार से धड़का। वो एक बार फिर परेशान हो उठी। अपनी धड़कनों की बदलती रह से खौफजदा थी। जवाब इसके इख्तियार से बाहर होना चाहती थी। चलो फिर से मेकअप कर लो, अनुषा के कहने पर हाथ उठाकर बोली। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हैं, इस नवंबर में गर्मी? वो हैरत से चीखी, फिर राजदारी से बोली, कहीं रुमान से मिलकर तो नहीं आ रही? शट अप इडियट, खपकी से घूरा। हर वक्त बकवास नहीं किया करो। सॉरी यार, वैसे कि रुमान आ गया है? मुझे नहीं पता, अनजान बनकर बोली, पर तभी इसने दरबारे से झाँका। ख़वातीन, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अनुषा ने हंसकर अशपा से कहा, लेकिन वो लम्हे खामोश बैठी रही। दिल ने फिर धड़कना शुरू कर दिया। वो खुद ही अपनी हालत पर झंझला रही थी। वो कमरे में दाखिल होकर जैसे बेड पर दराज हुआ, वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? अनुषा ने हैरत से पूछा। मैं ज़रा खाला के पास हूँ, शायद इन्हें कोई काम हो। वो इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर चली गई।
बीबी नू इज्जत नहीं पाच रही। इससे क्या हुआ? अनुषा ने रोमान से पूछा, जो निचला लब दांतों तले दबाए शरारत से मुस्कुराता हुआ इसे बाहर जाते देख रहा था। मुझे क्या पता? अनुषा के सवाल पर इसने चौंक कर कंधे उचकाए और वापस बेड पर दराज हो गया। अशपा जितने खुद को छुपाना चाहती थी, इतना ही अपने रवैये से अपने एहसास इस पर अयां करती जा रही थी। इसका नजरें चुराना, इसका कतराना, इसकी दिल की हालत का पता दे रहा था। फिर रोमान अपनी मोहब्बत के अशपा पर हावी हो जाने से मसरूर क्यों ना होता। थोड़ी देर बाद अनुषा की फुप्पी अपनी नंद के हमरा तशरीफ़ ले आई। जल्दी जल्दी नाश्ते का सामान ट्राली पर सजाकर मुलाजमा के हाथों ड्राइंग रूम में भेजने के बाद वो अनुषा के पास गई थी, क्योंकि खाला ने अनुषा को बुलाया था। अशपा के हमरा अनुषा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो खातून अनुषा से बहुत मोहब्बत से मिली और खाला के मना करने के बावजूद एक खूबसूरत सी अंगूठी अनुषा की उंगली में पहनाकर अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया। और लड़का और खाला घर पर खाला की नंद का देखा भारा था, इसलिए खाला ने ज़्यादा इतराज़ करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी इन्हें रिश्ता बहुत पसंद आया था। बस जी पसंद है तो फिर गल पक्की करो, फिर गल लटकानी क्यों। कमरे में वापस आने के बाद अशपा ने अनुषा का हाथ थामकर अंगूठी का बाकायदा मुआयना किया। मारी कैसी हूँ? काफ़ी लंबी थी, जिस पर अनुषा छेंप सी गई। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, मम्मी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। अब पता नहीं मौसूफ रोनमाई में क्या देंगे। जब देंगे तब देंगे, तुम्हें अभी से इस फिक्र में हल्कान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी छेंप पे टाने को इसे खिरका था, जवाब में इसकी खिलखिलाहटी से सुरख करेगी। अब चुप भी करो, मुझे म्यूज़िक सुनने दो। आंखें निकाल कर बोली, फिर इसका ध्यान बटाने के मोबाइल में म्यूज़िक ऑन करने लगी। स्पीकर से बहुत ही खूबसूरत गज़ल के बोल निकलकर फ़िज़ा में मुंतशिर होने लगे, जो मशहूर गुलकार अदनान समी की आवाज़ में थी। चेहरे पर मेरे जुल्फ़ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। अभी 2-3 मिसरे ही सुने थे कि जाने कहाँ से आकर रोमान ने म्यूज़िक ऑफ कर दी। साथ ही बुरा सा मुँह बनाकर बोला, ये क्या तुम इस मोटू की आवाज़ में इतनी खूबसूरत गज़ल का हशर नशर सुन रहे हो? एक तो ट्यून का भी इसने ऐसा सत्यानाश मारा कि क्या बताओ। मोटू क्यों? अब तो वेट कम करने के लिए अच्छा खासा हैंडसम बंदा लगने लगा। और वैसे भी तुम इससे क्या, हम किसी की भी आवाज़ सुने? तुम्हारी आवाज़ तो नहीं है ना? लाओ मोबाइल दो मेरा। अनुषा गुस्से से चीखी, मुझे गज़ल सुनने दो। अरे मेरी आवाज़ की भी क्या ही बात कही तुमने। मेरी आवाज़ में गज़ल सुनोगी तो झूम उठोगी, और आज तो सुनाने का मौका भी है। गहरी नज़रों से अशपा की जानिब देखकर वो बोला, जो कदरे रुख मोड़े बैठी लाताल्लुक से नज़र आने की कोशिश कर रही थी। इसकी कोशिश पर भोले से मुस्कुराया था और भारी आवाज़ में गज़ल की शुरुआत की थी। खूबसूरत धुन में एक जज़ब से गाता वो माहौल पर एक सहर सा फूंक गया। चेहरे पर मेरे जुल्फ़ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लो, सावन की तरह झूम के घर आओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पर बिखर जाओ किसी दिन। गुजरे मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी ज़ात को महकाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक अदा से इस रात को दे दूँ, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। बाकी इसकी आवाज़ ने इन दोनों को मबहूत कर दिया। अशफा को लगा जैसे गज़ल के बोल इसके दिल में धड़क उठे। गैर इरादी तौर पर नज़रें रोमान की निगाहों से टकराई हुई इस पल इसकी जान आंखों में सिमट आई। इसे अपने चेहरे के तासुरात पर काबू रखने में बहुत दिक्कत आई। बमुश्किल अपनी निगाहों के रुख को मोड़ा था, वरना रोमान की आंखों की लपक इसे सरता पा पिघला कर रख देती। करीब था कि वो रोमान के हाथों शिकस्त पा जाती, लेकिन खाला की आमद से बर वक़्त संभाला। बेटा अशफा, ज़रा डिनर के लिए टेबल सजा दो। जी खाला, वो हड़बड़ा कर उठी और इन्हीं के साथ कमरे से बाहर निकल गई। खाला के साथ मिलकर टेबल सजा और इनके कहने पर मेहमानों को बुलाने ड्राइंग रूम तक गई, लेकिन दरवाजे के पर्दे पर हाथ रखी थी कि खाला की नंद के लबों से अपना नाम सुनकर हाथ जहाँ थे वहीं ठहर गए। इसका नाम अशफा है, इसके साथ ही बचपन में रोमान का निकाह हुआ था। हाँ, आपने बताया तो था एक बार। हाँ, बताया था कि मेरे भतीजे के साथ कैसी नाइंसाफ़ी हुई है कि पूछो मत। भला कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक करता है? कैसी उम्र में, जब इसे भले अब बुरे का कोयला और 2 साल बड़ी लड़की से निकाह कर दे। पता नहीं मेरे भाई की अक्ल को क्या हो गया था। ना किसी से पूछा, ना किसी की राय ली, चुपचाप अकेले अकेले इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। मेरी भाभी भी बहन की मोहब्बत में बावली हो गई थी। अब ऐसी भी बहन से मोहब्बत क्या निभाना कि अपने बेटे का नुकसान कर लिया। मुझे तो रुमान के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। पढ़ा लिखा इतना खूबरू मेरा भतीजा, आज जहाँ कह दे लड़कियों की लाइन लग जाए, लेकिन ऐसा मजबूर हो गया कि बस क्या बताऊँ। इतने दिनों लंदन में रहकर न जाने क्या क्या अरमान होंगे इसके, लेकिन गले पड़ गई एक बदसलीका उम्र दराज लड़की। देखा नहीं तुमने, इसे पहनने ओढ़ने का भी सलीका नहीं। इस घर की बहू है, कम से कम इसे ढंग से तो रहना चाहिए। यहाँ हमारे सामने कैसे मुँह झाड़ सर झाड़ मुँह फाड़ चली आई। खाला की नंद की ज़ुबान तेरी से अपने जौहर दिखा रही थी। असल में रुमान को बचपन से अपनी बेटी के लिए पसंद के बैठी थी, लेकिन इनकी ख्वाहिश के खिलाफ जब अशफा से इसका निकाह की बात उठी तो इन्होंने खूब अवेला मचाया। लेकिन यहाँ इनकी एक नहीं चली। इसी की भड़ास वो वक्त पे वक्त निकालती रहती थी। हालांकि अब इनकी बेटी की मंगनी एक बहुत अच्छे घराने में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत होती है, वो कभी मुतमिन नहीं होते। बस इतना लोगों का कभी नहीं पड़ता। हाँ सुद्दे मारे हुए
सन 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 कितने ही तीर थे जो अशफा के वजूद में पेवस्त होते गए। एक सदमे की सी कैफियत में वो खड़ी की खड़ी रह गई। सारी ख्वाहिशें क्षण से टूटकर बिखरती चली गई, जो न जाने कब इसे बताए बिना इसके दिल में घर कर गई थी। जाने कब तक वो यूँ ही खड़ी रहती कि खाला की आवाज़ पर चौंक कर हवासों में आई। अरे अशफा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? वो मैं वो हकलाई, अभी तक खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई थी। अच्छा तुम रहने दो, तुम किचन में जाओ। इसकी परेशान सूरत देखकर खाला को लगा वो बुजुर्गों के सामने अकेले जाने से घबरा रही है, इसे वापस भेज दिया। मेहमानों की मौजूदगी तक वो खुद पर जबर करके सारे काम करती रही, लेकिन इसके जाते तबीयत की ख़राबी और सर दर्द का बहाना करके घर जाने की ज़्यादा तलब की थी। इसकी हालत देखकर खाला ने भी रुकने का इस्तार नहीं किया, क्योंकि सुबह से सारे काम करके वो वाकई थक गई थी और अशफा को इस तरह सारे काम छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करती कि खुद इसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो ज़्यादा देर वहाँ ठहर सकती। अशफा की गैर मामूली खामोशी ने रुमान को भी परेशान कर दिया। कार में बेहद चुप चुप सी थी। रुमान ने कई बार इसकी जानिब देखा, लेकिन हर बार इसे खुद में गुम पाया। अशफा, कार की रफ्तार कम करते इसे पुकारा था। अशफा ने बेहद चौंक कर इसे देखा। अभी तक नाराज़ हो? रुमान को लगा कि इसकी बेख्तियारी अशफा को नाराज़ कर रही है। इसके सवाल पर भी जब वो कुछ नहीं बोली तो अपनी सफाई पेश करने लगा। यार, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इस वक्त न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं इसे जसारत कर बैठा। प्लीज़ रुमान, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एक कर्ब सा था जो इस वक्त इस दिल में महसूस हुआ। लेकिन मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। मैं तुम्हें इस तरह नाराज़ नहीं देख सकता। वो परेशान हो उठा था। मैं इस वक्त कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, वो कहकर रुख मोड़ गई और वो सिर्फ ठंडी सांस लेकर रह गया। घर के पास कार रुकने पर भी वो बिना कुछ बोले उतर गई। अंदर जाकर गायब होने तक रुमान ने इसके वजूद को तका, फिर गहरी सांस लेकर कार स्टार्ट कर दी। मम्मी पापा के सामने तक तो वो इसने जब्त किए रखा, लेकिन कमरे में आती सारा सब्र बर्दाश्त टूट कर बिखर गया। इसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रो। इसने तो ये सोचा भी नहीं था कि इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा इसी कर्ब से गुजरना पड़ेगा जिसमें एक बार बचपन में गुजर चुकी थी। एक बार फिर इसके दिलो दिमाग जल्जलों की सद में थे। एक बार पहले भी इसकी पुरसकून ज़िंदगी में इसी तरह तलादम बरपा हुआ था। इसे आज भी वो दिन अच्छी से याद है जब वो स्कूल से आते रुमान से मिलने खाला के घर भागी, क्योंकि रुमान को ज़ुकाम था, जिस वजह से वो आज स्कूल नहीं गया था। रुमान के पापा अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रहते थे। लाउंज से गुजरते वक्त इसकी मुलाकात रेहान की ताई अम्मी से हुई, जो अपनी बहन के पास बैठी हुई थी। इन्हें देखते इसने सलाम किया और रुमान और खाला के मुतल्लिक दरियाफ्त किया, क्योंकि कमरे में वो लोग मौजूद नहीं थे। तभी से पता चला कि रुमान का ज़ुकाम अब बुखार में तब्दील हो गया, जिस वजह से इसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर का सुनकर बेचैन हो उठी। रुमान का इंतज़ार करने की गर्ज से वो कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन फिर परेशान से दोबारा लाउंज की जानिब पलट आई। रुमान की बीमारी का सुनकर इसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था, लेकिन लाउंज से आती आवाज़ों ने इसके कदम वहीं रोक दिए। अपा, इतनी प्यारी बच्ची किसकी है? अरे किसकी होगी भाई, फ़ायज़ा की बहन की बेटी है। इनके लहजे में बेजारी थी। अच्छा, तो यही है जिससे रुमान का निकाह हुआ? हाँ यही है तो काफ़ी खूबसूरत। इनके लहजे में 27 थी। है ऐसी खूबसूरती को लेकर क्या करना है तो रुमान से बड़ी। क्या रुमान से बड़ी? ऐसे पूछा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात होगी। तो और क्या, पूरे 2 बरस बड़ी है रुमान से। अरे आपा, फ़ायज़ा को कोई कम उम्र लड़की नहीं मिली? अपने बेटे के लिए तो 2 बरस बड़ी लड़की से निकाह कर दिया। अरे वो तो खुद मियाँ से उम्र में बड़ी है, इसीलिए बहू भी बेटे से बड़ी पसंद कर ली। और मैं तो कहती हूँ ये सब तरीका है इसका बेटे को ससुराल वालों से दूर करने का। बहन की बेटी लिए ताकि बेटा सिर्फ मैके वालों के करीब रहे, और बहन की नज़र भी इसकी दौलत पर है। इकलौता लड़का, वो भी इतने बड़े घराने का। छठ प्यारा मोहब्बत निछावर करके इसे बस में कर लिया। लेकिन आपा, रुमान तो इतना प्यारा और समझदार लड़का है। वो बड़ा होकर क्या वो इस रिश्ते को अपनाएगा? अपने से उम्र में बड़ी लड़की को क्या अपनी बीवी तस्लीम करेगा? अरे जैसी माँ वैसी बेटी होगी। सुना इसके माँ बाप एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, फिर बाद में शादी कर ली। माँ ने अपनी खूबसूरती से शौहर को फांसा था, तो बेटी के लिए कौन सा मुश्किल होगा अपने हुस्न अदा के जाल में बेचारे रुमान को फंसाना। मुझे तो बेचारे रुमान पर तरस आ रहा है। कैसी माँ है जो अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो अफसोस जाहिर करता हुआ लहजा था। बाहर खड़ी अशफा का जहन साए साए करने रहा था। इन लोगों की बातों के मानी तो इसके जहन में वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन इसके अंदाज ने इसे इतनी कम उम्र में शौर और आगाही के दर पर लापटका। इसके नापुख्ता जहन में ये बात बैठ गई कि वो रुमान से बड़ी है और इनका निकाह नहीं होना चाहिए था। मुस्तकबिल में तब्दील हो जाने वाले रुमान के तवैये के तसव्वुर से वो परेशान हो उठी। इसके दिल में बात जड़ पकड़ के कि बड़ा होने पर रुमान इसकी उम्र की वजह से इसे नापसंद करेगा। वो लम्हों में रुमान से बदसन हो गई। इस दिन वो रुमान से बिला मिले वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे गैर महसूस तौर पर रुमान से दूर होती गई। वो जानबूझकर इससे चिड़ी रहती। अशफा के दिल में गिरा सी पड़ गई, जो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। लेकिन रुमान की मोहब्बत ने कब वो गिरा मोहब्बत की राह पर चलती चली गई। कब वो गिरा खोलती से पता भी नहीं चला। वो रुमान के पीछे मोहब्बत की राह पर चलती चली गई। आज इसके दिल के रास्ते पर वो मुस्कुराता हुआ खड़ा था, लेकिन ज़िंदगी ने इसे आज दोबारा इसी मुकाम पर ला खड़ा किया कि वो चाहकर भी रुमान की मोहब्बत पर हाथ को नहीं थाम सकती थी। इसे रुमान की मोहब्बत से दस्तबरदारी मंजूर थी, लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती मंजूर नहीं थी। लोग जैसी जैसी बातें इनके मुतल्लिक करते थे, इससे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और रुमान को भी इसके साथ हमदर्दी भरी बातों के अलावा कुछ नहीं दे सकता था। बाकी रुमान को एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की का साथ मिल सकता, अगर रुमान इसका साथ छोड़ दे तो।
वैसे मैं एक गल कहांगी, लख दी लानत तेरे ते बीबी, उन तेने ना एडा प्यार कर रही है, एडा वो इज्जत तुम्हें दे रहा, हर चीज़ कर रहा, वो तेनों इज्जत नहीं भज रही। जिहड़ी तेनों लोकी गल्लां कर रहे वो तेरे गल दे भी दिमाग च बड़ियां छेती फिट हो रही हैं। दिमाग पैदल औरत। इसे आगे सोचा ही ना गया क्योंकि दिल बहुत ज़ोर से तड़पा था, लेकिन इसके पहले कि आंखें इससे दगा करती वो तकिए में अपना चेहरा छुपा के किसे अपना भरम भी तो रखना था। अपने कमरे में बैठा रुमान काफ़ी देर से ख्यालों में गर्क था। अशफा का रवैया इसके साथ दिन ब दिन सर्द होता जा रहा था। न जाने इसके साथ क्या मसला था, वो समझ नहीं पा रहा था। जब भी इसे लगता कि वो इसके करीब आ चुका है, वो एकदम से दामन झटक कर इसे फासले पर नजर आने लगती। इधर अनुषा की सास बात पक्की करने के बाद जल्द अज जल्द निकाह पर जोर डाल रही थी, क्योंकि 4 महीने बाद इनके बेटे को स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाना था और वो इसके जाने से पहले से इस रिश्ते में बांधना चाहती थी। मम्मी ने इनसे सोचने के लिए वक्त मांगा। अचानक ही रुमान को अपनी मुश्किल हल करने का एक बहुत खूबसूरत रास्ता मिला और वो अपने फैसले पर मुस्कुरा उठा। आहो रुखसत कराओ नू पागल औरत नू, नहीं तो दिमागो फारग ने कुछ ना कुछ करके बैठ जाना। कॉलेज खत्म होने के बाद जब अशफा कॉलेज से बाहर आई तो गेट से कुछ दूर अपनी कार से टेक लगाए खड़े रुमान को देखकर बुरी तरह चौंकी। अभी कल ही तो मम्मी ने इसे बताया था कि खाला अनुषा के निकाह के साथ इसकी रुखसती भी करना चाहती है, लेकिन ये सुनते इसने इनकार कर दिया और बहाने से अपने सेमेस्टर्स का बनाया जो 5 महीने बाद होने वाले थे। इसने इस बारे में एक बेहद अहम फैसला कर लिया और अभी तो इस पर अमल करना बाकी था। अपनी जानिब तीर की तरह आती अशफा को देखकर रुमान मुस्कुराया। इसी के कहने पर कल मम्मी ने खाला से इनकी शादी की बात की थी, लेकिन अशफा का इनकार इसे हैरान कर गया। इस अशफा के इनकार की वजह समझ में नहीं आई थी, क्योंकि एग्जाम्स तो शादी के बाद भी दे सकती थी। अपने इस मसले का यही वाहिद हल समझ में आया। इसने सोचा कि अशफा की सारी नाराज़गी शादी के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अशफा के इनकार ने एक बार फिर से उलझन में डाल दिया। इसी उलझन को दूर करने के लिए वो इसके कॉलेज चला है, क्योंकि घर पर वो इसे तनहा बात करने का मौका ही नहीं देती थी। हेलो, इसके करीब आते खुशगवार लहजे में वो बोला, रुमान तुम यहाँ? इसके हेलो के जवाब में हैरत से इसने पूछा, तुम्हें लेने आया हूँ। इससे पहले कि अशफा कुछ जवाब देती किसी ने इसको पुकारा। अशफा ने पलट कर देखा, इसकी सहेली अंसा थी। इसने अशफा से इसके नोट्स मांगे, लेकिन बाहर आते रुमान को देखकर वो सब कुछ भूल गई। 1 मिनट में अभी आई, रुमान को ठहरने का कहकर वो तेजी से इस तक आई, लेकिन अब अंसा की दिलचस्पी नोट से ज़्यादा रुमान में थी। कौन से नोट्स चाहिए थे? अशफा ने बाउजलत पूछा। नोट्स को मारो गोली, पहले ये बताओ कि इतने हैंडसम हीरो कौन है जिसे तुम बात करी थी? मेरा कज़न है। अंसा की बात पर इसने रुमान की जानिब देखा, जो लाइट ब्लू टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स में वाकई बेहद स्मार्ट लग रहा था। आंखों पर गोगल्स लगाए, शायद वो इसी को देख रहा था। इसने फ़ौरन निगाहों का रुख बदला था। पहले तो कभी नहीं देखा। इसे भी जाने की खोज पड़ गई। लंदन से कुछ ही महीने पहले लौटा। अपने नोट्स की फ़ाइल खोलते हुए वो सरसरी सा बोली थी, इतने खूबसूरत कज़न से मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? इसकी शरारत पर इसने से घूरा, जानती थी कि अपनी फितरत के मुताबिक मजाक कर रही है। बको मत, जल्दी से बताओ कौन से नोट्स चाहिए? अशफा के घूरने पर हंस कर नोट्स देखने लगी। अशफा पर नजरें काढ़े रुमान इसके मतवक़ा रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रहा था कि अपना नाम पुकारे जाने पर चौंका। एक्सक्यूज़ मी, आप रुमान ही है ना? इसने गर्दन मोड़ी तो एक कबूल सूरत लड़का इससे मुखातिब था। जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? इसे हैरत हुई। आपको अशफा जी के साथ देखकर वो मुस्कुराया था। आज तक मैंने इन्हें किसी लड़के के साथ नहीं देखा, और आज आपको इनके साथ देखकर मैं समझ गया कि यकीनन आप इनके शौहर ही होंगे। पर आपको ये किसने बताया कि मैं इनका शौहर हूँ? आंखें फाड़ कर वो बोला था। अशफा जी ने बताया था। इसके जवाब पर रुमान हैरत के मारे बेहोश होने को था। इसके तो गुमान में भी नहीं था कि अशफा इनके निकाह के मतलब किसी को बता भी सकती है, और तो और इसका नाम तक बता दिया। खुशी का बेपाया एहसास था जो दिल में महसूस हुआ। एक बात कहूँ रुमान जी, आप बहुत खुशकिस्मत है जो आपको अशफा जी का साथ मिला। वो बहुत अच्छी हैं, हर किसी का नसीब आप जैसा नहीं होता। खुदा आप दोनों को बेहद खुशी दे। आहत ने तहे दिल से इसको दुआ दी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, इसका मुझे यकीन है, और अशफा का साथ मुझे बहुत मन्नतों के बाद मिला। इसकी खुशी का मुझे खुद से भी ज़्यादा ख्याल है। बाय द वे, आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। रुमान को अब ख्याल आया। मेरा नाम आहद है, मैं अशफा जी का क्लासमेट हूँ। तो आहद साहब, जल्दी मेरी और अशफा की शादी का फंक्शन है, आप इसमें आएंगे ना? आहद से हाथ मिलाते हुए खुशदिली से बोला, ज़रूर, अगर आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। आप जैसे मुखलिस दोस्त को भला कोई भूल सकता है? रुमान की बात पर आहद मुस्कुराया। तभी अशफा को करीब आता देख रुमान इससे बोला था, अशफा, तुम्हारे कॉलेज आकर तो मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया। अगर मुझे ये मालूम होता कि मैं और भी पहले आ जाता। इसकी बात पर अशफा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा किया। इसके बाद आहद इन दोनों से इजाज़त लेकर चला गया और अशफा खामोशी से कार में जा बैठी। रुमान ने सरशारी के आलम में कार स्टार्ट करके इतने आगे बढ़ाई। क्या हुआ अशफा, इतनी खामोश क्यों? अशफा को यूँ खामोश देखकर पूछा था इसने, लेकिन इसका पूछना था कि वो फट पड़ी। तुम मेरे कॉलेज क्यों आए थे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इसके गुस्से पर वह हैरान हुआ। तो घर आकर कर लेते, इसके लिए कॉलेज आने की क्या ज़रूरत थी? इसे इस बात की फ़िक्र थी कि अगर राहत ने इसे बता दिया कि इसने रुमान का तारुफ अपने शौहर की हैसियत से कराया तो इस बात का जाने क्या मतलब अखज़ करे। इसी टेंशन में ओवर रिएक्ट करके, अगर मैं तुम्हारे कॉलेज आ गया तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? इसे इसका गुस्सा करना समझ नहीं आया था। है बस कोई परेशानी, बस मेहरबानी करके आइंदा मेरे कॉलेज मत आना। लेकिन क्यों? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, बेरुखी से कहकर वो चेहरा मोड़ गई। इसके अंदाज पर वो शॉक्ड रह गया।
ठीक है, तुम बताना ज़रूरी नहीं समझती तो मैं पूछूंगा भी नहीं। बेतहाशाई से गुस्सा है जिसे वो लब भेज कर अंदर ही अंदर पी गया। बाकी रास्ता बिना कुछ पहले खामोशी से कटा। घर के पास अशफा के उतरते वो जन से कार ले उड़ा। एक पल के लिए अशफा को अपने रवैये पर अफसोस हुआ, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रोमान को सुबह सुबह अपने घर पर वो भी फ्रेश मूड में के साथ देखकर वो हैरान रह गई। कल के झगड़े के बाद तो इसने सोचा था कि रोमान अब कई दिनों तक इससे नाराज़ रहेगा। हाय हाय, मेरे कपड़ों पे क्या लग गया, पता नहीं क्या लग गया किधर से। और इस दौरान इसे सुकून से आइंदा के लिए लाया मरतब करने का वक्त मिल जाएगा, जिससे वो हालात को अपने मुताबिक ढाल सकेगी। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई और आज फिर वो इसके सामने था। इसे नज़रअंदाज करके वो कमरे में चली गई, लेकिन पीछे पीछे वहाँ भी आदम का। सोचा तो था कि तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हो जो बिना तुमको देखे मानता ही नहीं। लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसे मुखातिब था, आंखों में कल के वाक़े का शायबा तक नहीं था। अशफा ने खामोशी से इसकी तरफ देखा, पर पुरसोच नज़रें इसके चेहरे पर गाड़े वो अपना मुद्दा बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी कि इसके राजदाराना लहजे पर चौंकी। एक बात बताओ अशफा डियर, मुझसे तो तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं और ना ही तुम हम दोनों के बीच के रिश्ते को मानती हो, लेकिन जब तुम इस रिश्ते को मानती नहीं तो तुमने अहद को मेरे मुतल्लिक क्यों बताया? ये क्यों कहा कि हमारा निकाह हो चुका है? बोलो, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या? रोमान की बात पर इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। जिस बात का डर था वही हुआ। अब रोमान इसकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसका लहजा इसकी खुशी की गवाही दे रहा था। बस अभी या कभी नहीं, इसने अचानक ही फैसला किया। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, मैं नहीं करती तुमसे मोहब्बत और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सख्त लहजा, बेलचक अंदाज। पल की पल में रोमान का चेहरा तरीक हो गया। क्या? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने सिर्फ आहत के प्रपोजल से बचने के लिए तुम्हारा हवाला दिया था। जाने कहाँ से इसके अंदर इतना हौसला आ गया जो अपने दिल की आवाज़ अनसुनी कर दी। शायद रोज़ रोज़ की कश्मकश से वो थक चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी किसी भी बात से हौसला पाकर रोमान इसकी जानिब बढ़े और इसके दूसरों की तंजिया बातों का निशाना बनना पड़े। इसके अंदर अब और बातें सुनने का हौसला नहीं था। लानत कर तेरी ज़िंदगी के उत्ते, मर जा फिर जाके, तेन मर जानी नू तलाक लैके तेन कुछ नहीं ना सुनना पड़ेगा। लानत दी मारी तुम झूठ बोल रही हो। बेयकीनी से इसने इसे देखा था। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस वक्त वो दिल की आवाज़ दबाकर कठोर बन गई। मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी, प्लीज़ मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। रोमान को लगा किसी ने इसके वजूद को गहरी खाई में फेंक दिया। साख सब इसे घूर रहा था। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? बहुत देर बाद बोला तो लहजा डूब रहा था। एक टीस से दिल में उठी थी। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या मैं तुमको ऐसी लड़की नज़र आती हूँ? वो तड़प कर बोली। रोमान के अल्फाज किसी ताज़ियाने से कम नहीं थे। तो फिर ये सब? इसे कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, कभी भी शादी नहीं करनी। वो बेख्तियार चीख उठी। और प्लीज़ मेरी एक बात मान लो। इसने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे लायक हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, तुम मुझे तलाक। इसे जुमला भी पूरा नहीं किया जा सका। लहजे में बेहद अफसुदगी थी जिसे वो महसूस ही नहीं कर सका। इसके हिसाब पर तो इसके अल्फाज कोड़े बनकर लगे। चंद सेकंड के लिए वो साख्त रह गया। अपनी बात ख़त्म करके बचाने के लिए पलटी, लेकिन तभी वो होश में लौटा और आगे बढ़कर बहुत ही जारहाना अंदाज में इसका बाजू जकड़ कर अपनी जानिब घुमाया। इतने गैर मुतवक्का हमले से इसका सर रोमान के सीने से जा टकरा। ये क्या मजाक है? इसकी आंखों में देखकर वो गुर्रा है। ये मजाक नहीं है। अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती बोली। मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है। लेकिन इसने बाजू नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरा बाजू भी सख्ती से जकड़ लिया। कुछ ठीक नहीं है, सुना तुमने? कभी भी ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक दीवानगी के आलम में अपने मुकाबिल किया था। क्या समझते तुम खुद को? गुस्से से सुरख निगाहें इसी पर जमी थी। और ये क्या उम्र की डट लगा रखी है? मोहब्बत की तुम्हारी निगाह में कोई वक़्त नहीं है। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? अब तक वो बेयकीन था। मेरे जज्बों का तुम पर कोई असर नहीं है? मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत बेमायनी है? इसे घूरता हुआ दीवानगी से पूछा था। मेरी बेकरारियाँ बेवक़्त है? मेरे दिल की आवाज़ के तुम नहीं सुन सकती? इतने अरसा तुमसे दूर रहते हुए भी एक पल के लिए तुम्हारी याद से काफिल नहीं रहा। मेरे ख्यालों में बस तुम्हारे तसव्वुर था और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे बजाय किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूँ। क्यों? कि इतने अरसे में एक बार भी तुम्हारा दिल मेरे नाम पर नहीं धड़का? कि एक बार भी तुम्हें मेरी बेकरारियों का एहसास नहीं हुआ? इसकी उंगली अशफा के शाने में खुप सी गई थी। वो इसके इतना नज़दीक था कि इसकी सांसें अशफा के चेहरे को झुलसाए दे रही थी। एक तपश सी थी जो इसे पिघलाए दे रही थी, लेकिन वो खुद पर काबू पा खड़ी थी। बोलो अशफा, क्या तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की? इसने इसे झंझोड़ डाला। नहीं, मैंने तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। मैंने किसी से भी मोहब्बत नहीं की। अब छोड़ दो मुझे। वह ज़ियानी अंदाज में चीखी थी। तुम? इसकी संगदिली पर हैरत और कर्ब से वो कुछ बोल ही नहीं सका। बेहद तैश में से बेड पर धकेला और कमरे से निकलता चला गया। और फिर इसके बाद तो जैसे इसने अशफा के सामने ना आने की कसम खा ली। वो इसका हाल जानने के लिए अंदर ही अंदर तड़पती रहती, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं था। अनुषा से कुछ पूछना, इसके सवालों की जद में आना था। न जाने कब से वो इसके सामने नहीं आया था और इसके घर जाने की अशफा खुद में हिम्मत नहीं पाती थी। न जाने इसकी बातों का रोमान पर क्या असर हुआ। वो सोचते दिल ही दिल में इसकी सलामती की खुदा से दुआएं मांगती। क्या मगर जाके दिमागो पैदल फारग, दिमागो फारग औरत।
अनुषा की शादी को 3 माह रह गए थे कि अचानक इसके ससुराल वालों ने रुखसती का शोशा छोड़ दिया। अब इसका ना सिर्फ निकाह होना था बल्कि रुखसती भी तय पा गई। खाला के तो हाथ पाँव फूल गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी शादी के सारे इंतजाम कैसे हो पाएंगे। इनकी परेशानी देखकर मम्मी ने अशफा को कुछ दिनों के लिए इनके पास रहने के लिए भेज दिया। अशफा के आ जाने से खाला को काफ़ी तसल्ली होगी। वो बहुत जिम्मेदारी से सारे काम कर रही थी। अशफा को खाला के घर 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक इसकी रुमान से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अनुषा के ज़रिए से पता चला कि वो आजकल हाय अभी मैं रिकॉर्डिंग में मेरा ध्यान था तो पानी की बजाय केचप की बोतल को उठा के मुँह लगाने लगी थी। किधर थी मैं? अनुषा के ज़रिए से पता चला कि आजकल ऑफिस में अचानक ही काम बहुत बढ़ गया, जिस वजह से इसे ऑफिस में ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। अशफा को अच्छी तरह पता था कि अचानक काम बढ़ने की वजह क्या है। सुबह नाश्ते के पहले वो घर से निकल जाता और रात को इसकी वापसी ऐसे वक्त होती जब वो सारा काम ख़त्म करके सोने के लिए जा चुकी होती। रोमान के ऐसे रवैये की वो आती नहीं थी, सो आंखें भर भर आ रही थी। दिल था कि तड़प तड़प कर इसे बेसकून किए दे रहा था। बहुत चंगा है तेरा, तो यही डिज़र्व कर रही, तो इज्जत दे लायक ही नहीं सी। इधर खाला अलग रुमान के लिए परेशान रहती थी। इन सब के लिए वो खुद को मुजरिम समझ रही थी। हालांकि सब कुछ तो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था। अब रुमान इसे मोहब्बत नहीं करता था और शायद अब किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ले और अशफा की जान इन तंजिया बातों से छूट जाएगी जिससे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसे तो अब मुतमिन हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक ऐसी खलश थी जो इसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती थी। रातों की नींद खो गई, दिलो दिमाग में एक जंग से छिड़ी रहती। काफ़ी देर बिस्तर पर करवट बदलने के बाद भी इसे किसी सूरत नींद नहीं आई तो उठकर बैठ गई। इसका दिल आज बेहद घबरा रहा था। बाजू में नज़र डाली तो अनुषा गहरी नींद में सोई हुई नजर आई। इसकी नींद डिस्टर्ब होने के ख्याल से इसने बत्ती नहीं जलाई और आहिस्ती से उठकर बाहर लाउंज में आ बैठी। ग्लास वॉल के इस पार दिखाई देते फूलों पर नज़र जमाती जो चांद की रोशनी में नहाए हुए से हल्के हल्के झूम रहे थे, नहाए हवा से हल्के हल्के झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सीने पर चमकते चांद को छू लेने की जुस्तजू में हमक रहे थे, जो इनकी दस्तरस से दूर था और अपनी कोशिश में नाकाम होने पर मचल मचल कर जाते थे। इसे इन फूलों की हालत खुद से मुशाबा लगी। इसका दिल भी तो रुमान को बस एक नज़र देखने के लिए तड़प रहा था, जिसकी निगाहों से दूर चला गया था। इसकी नाराज़गी से बेकल किए हुए थी। आखिर वो कुछ कहता क्यों नहीं, इसके सामने क्यों नहीं आता? ये कैसी सज़ा है जिसके साथ साथ अपने आप को भी दे रखी है? एक अजाब सा था जो इसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। एक कसक थी जिसे अंदर ही अंदर काट रही थी। न जाने वो कब तक यूँ ही ख्यालों में गर्क बैठी रहती कि तभी क्लिक की आवाज़ हुई थी और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अचानक लाइट्स आने पर उछल पड़ी, धड़ धड़ करते दिल के साथ बेतहाशा अंधेरे में आंखें फाड़ी। ग्लास वॉल के पार नजर आते पौधे ट्राउनी शक्ल इख्तियार करके खौफ के मारे दिल उछल कर हलक में आ गए। अंधेरे से खौफजदा होकर बेतहाशा कमरे की जानिब भागी, लेकिन रास्ते में किसी से बुरी तरह टकरा गई। इससे पहले कि गिरती किसी ने इसे थाम लिया, साथ ही इसके मुंह पर हाथ भी रख दिया। जहन में फ़ौरन चोरिया और चक्के का तस्वुर उभरा। दहशत ज़दा सी काम की, लेकिन तभी कान के पास सरगोशी हुई। मैं हूँ रुमान, चीखना मत। आइसकी से लबों पर से हाथ हटाया। काफ़ी देर पहले वो आया था। दरवाजे की डुप्लीकेट की से चाबी की इसके पास होती थी, इसलिए इसे रात को घर देर से लौटने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल ऑफिस के बाद वो अपना वक्त दोस्तों के पास गुजारता था और जब इसे यकीन हो जाता कि वो सो चुकी होगी तब वो घर के लिए निकलता था। आज भी थका हारा सा वो घर में दाखिल हो हारा ही तो था। अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपनी सबसे कीमती खुशी, जिसे इसके दिल ने बचपन से लेकर अब तक टूट कर चाहा था, इसी ने एक पल में इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसे वो अपनी ज़िंदगी मानता आया था। इसी ने इसकी ज़िंदगी बेरबत कर दी। इसकी बातों ने, इसके रवैये ने इसके दिल को बेतहाशा तकलीफ़ पहुंचाई थी, लेकिन वो इससे मोहब्बत करता था और इसकी खुशी के लिए अपने दिल पर जबर कर लिया था। वो इसकी नज़रों से भी दूर चला जाना चाहता था, क्योंकि जिन नज़रों में इसने अपने लिए चाहत और मोहब्बत देखने की ख्वाहिश की थी, इन्हीं आंखों में बेगानगी वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि इसका सामना और फिर से इसका दिल इसके लिए बसीत हो, लेकिन आज इतनी रात के तक इसे जागता पाकर हैरान रह गया। इतने दिनों बाद इसे देखा था, दिल थमसा गया। इसे सामने पाकर खुद से के सारे अहद भूल चुका था और इसको पता भी नहीं चला जिस दिल पर इसने इतने पहरे बिठाने की कोशिश की थी वो सारे पहरे तोड़कर एक बार फिर इसके इख्तियार से बाहर हो चुका था। बेखुद सा वो इसे तकता रह गया। एक दुख सा आंखों में उतर है। आखिर वो इतनी संग दिल क्यों है? बेहद कर्ब से सोचा, इसकी मोहब्बत का एहसास क्यों नहीं है? क्यों वो इसकी बेकरारियों को समझना नहीं चाहती? खामोशी से तकता हुआ ख्यालों में उलझा रहा, लेकिन अचानक लाइट चली जाने पर वो इसका सच का तसल्सल टूट गया और इससे पहले कि वो संभलता डर कर भागती हुई अशफा इससे टकरा गई। वो जानता था कि वह अंधेरे से डरती है। वो ना चीखे इसलिए मुंह बंद कर दिया। रुमान की आवाज़ सुनकर वो ज़रा की ज़रा ठिठकी, इसलिए इससे इतना गैर मतवक़ा टकराव दिलो दिमाग में तलातम सा बर्पा करके जहन पर बेचैनी और कर्ब का गुबार सा छा गया। दूसरे पल वो खुद पर से सारी इख्तियार खो गई। गैर महसूस तौर पर इसके शाने से लगी थी। इसे हर्ट करने की वजह से जो बेकरारी इस तरह इसके अंदर था, इसके करीब आते बाहर आ गया। इसकी नाराज़गी से जो कर्ब इसके अंदर उतरा था वो आंसुओं की शक्ल में आंखों से बह जा रहा था। इधर दोनों बाजू इसके गिरधा माइल के वो शौक किसी कैफियत में था। इसी पर लाइट आने से पूरा हाल जगमगा उठा। लम्हों में अशफा के जहन में धमाका हुआ। एक झटके से वो इसके सीने से अलग हुई थी। इतनी देरी से चेहरे के तासुरात बदले, शर्म, झिझक, हिचकिचाहट, क्या कुछ नहीं था इन लरसती पलकों पर। इस तरारी हरकत पर
बेतरह वो शर्मिंदा हुई थी। इतना अरसा जिस राज को खुद से भी छुपाए रखा एक पल भी नहीं लगा इस पर जाहिर होने में। इसका रद्दमन रुमान के दिल में ढेरों रोशनी भर गया। रोशन निगाहें एक पल के लिए भी चेहरे से नहीं हटी थी। जिस आंखों में हमेशा गुस्सा छलकता था, आज जब शर्म से चुकी तो मैं भूत गई। अब भी मुनकर अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से अब भी इनकारी हो। वो बोला तो लहजे में सरूर छलक रहा था। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। पुरतपश लहजा मखमूर अंदाज पलकों ने उठने से इनकार कर दिया। अपनी बेबसी पर लब कुचलिए। क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? अपनी चाहत का इकरार क्यों नहीं करती? क्यों मुझे अज़ियतों में मुब्तला कर रखा है? क्यों नहीं कहती कि मुझसे मोहब्बत है? बोलो। एक हाथ से थोड़ी ऊपर उठा था वो बोला। तुम गलत समझ रहे हो। वो घबरा उठी थी। गलत तो मैं आजकल समझ रहा था, लेकिन आज ही ये इदराक हुआ कि तुम मुझे कितना चाहती हो कि मेरी ज़रा सी नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये आंसू तुम्हारी मोहब्बत के गवाह। आंसुओं को उंगली की पोर पर समेटा। मुझे तो हमेशा से ये यकीन था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारे गुरेज में तुम्हारी मोहब्बत छुपी है, लेकिन तुमने कभी इकरार नहीं किया। हमेशा अपनी चाहत को छुपाती आई हो। आंखों में शिकवा था। मगर मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। कमज़ोर सा एहतजाज हुआ। फिर वही उम्र। कितना फ़र्क है तुम्हारी और मेरी उम्र में? बस 2 साल। क्या तुम नहीं जानती कि मेरी मम्मी भी मेरे पापा से 3 साल बड़ी हैं? लेकिन आज तक इनके बीच इस बात को लेकर कोई तनाव रहा है कि इस वजह से इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़ा है? नहीं ना। तो फिर तुम इस मामूली बात को लेकर क्यों इतनी अपसेट हो? अज़दवाजी ज़िंदगी की पायदारी इन सब फजूल बातों की मोहताज नहीं होती। कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए शौहर का बीवी से बड़ा होना या बीवी का शौहर से छोटा होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। ऐसा किस किताब में लिखा है कि बीवी को शौहर से उम्र में छोटा या कमसन होना चाहिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी बड़ी थी। तो इस बात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही करार दिया, तो हम ऐसी किसी बात के लिए नुक्रा एतराज़ उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? अच्छी और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़न व शौहर में ज़हनी हम-आहंगी मोहब्बत का होना शायद ज़रूरी होता है। अगर इस रिश्ते में ज़रा सी भी मोहब्बत की कमी हुई तो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल नहीं होगी, चाहे बीवी शौहर से 10 साल छोटी क्यों ना हो। इस रिश्ते के लिए उम्रों का फ़र्क मायने नहीं रखता। जाना अगर मायने रखता तो सिर्फ दोनों फरीक का एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे से मोहब्बत और ज़हनी हम-आहंगी। समझी? पर लोग क्या कहेंगे? इसकी बातों से वो कायल हुई थी, लेकिन दिल का डर ज़ुबान पर आ गया। लोगों की नहीं, तुम अपने दिल की बताओ। क्या तुम रह सकती हो मेरे बिना? क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हो मेरे बगैर? क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे किसी और लड़की को मेरी ज़िंदगी में? वो बेख्तियारी से देखा था। आंखों में एहतजाज के रंग नुमाए थे। इसकी कैफियत पर मुस्कुरा उठा। नहीं जाना तो फिर क्यों ऐसा कदम उठाने चली हो जो तुम्हें तकलीफ़ के अलावा और कुछ नहीं देगा, जो दुनिया वाले तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकते? इनकी बातों को सुनकर तुम अपनी खुशियों क्यों छोड़ने चली हो? बाकी वो ठीक कह रहा था। रोमान से जुदाई का तसव्वुर भी इसके लिए सुहाने रूह था। रोमान के बगैर इसकी ज़िंदगी बेरंग थी। आज ही से इतराक हुआ था। आज से पहले इसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। चाहे हम जितने भी फैसले कर लें, जितने भी मंसूबे बना लें, असल फ़ैसला करने वाला तो परवरदिगार है, वो हमारे लिए हमारी सोच से बेहतर फ़ैसला करता है। बेशक ये तो है। जिसने इसकी किस्मत में रोमान का साथ लिखा था और लोगों की बातों से खौफज़दा होकर अपनी किस्मत के फ़ैसले को बदलने चली थी, अपनी बेवकूफ़ी पर भी शर्मिंदा सी होगी। और वैसे भी लोगों को तो बोलने की आदत होती है, इसलिए लोग जो कहते हैं इन्हें कहने दो। तुम सिर्फ वो सुनो जो मेरा दिल कहता है। इसे चैमता हुआ देखकर वो शरीर हुआ। इसे खुद से करीब करते हुए बोला। पहली बार इसका झिझका शर्माया हुआ सा रूप देखा था। सरशार सा हुआ था। रोमान की हद दर्जा कुर्बत पर बखला उठी। छोड़ो मुझे। वो बाजुओं से निकलने की कोशिश की। तुम्हारा ही रूप देखने का कब से मुतमिन था। प्यासी आंखों को शराब तो होने दो। आंखों में अजब वालिहानापन था। प्लीज़ रोमान। इसका अंदाज सटपटाए दे रहा था। बहुत सताया तुमने मुझे, अब मेरी बारी है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए हौले से इसके रुखसार को छुआ था। इसके लमस से अशबा का वजूद चल उठा। कुछ कहने की कुव्वत ही मकबूत हो गई। बस अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अनुषा के साथ ही तुम भी रुखसत होकर इस घर में आओगी। सुरख चेहरे पर नजरें जमाए ठोंस भरे लहजे में बोला। पर इतनी जल्दी? हैरत से इसने आंखें फाड़ी। हाँ, क्योंकि तुम्हें और छूट देना खतरे से खाली नहीं। न जाने कब मुकर जाओ। बस अब तुम्हें मेरे घर में, मेरी नज़रों के सामने, मेरे दिल के करीब, मेरी धड़कनों के पास रहना। रहोगी ना? इसकी निगाहों में झांकता मुजस्सम सवाल बना खड़ा था। एक पल के लिए अशबा ने नजरें उठाकर इसकी जानिब देखा, जो आंखों में बेपनाह चाहत लिए इसके जवाब का मुंतज़िर था। और मोहब्बत तो शायद वो हमेशा से इससे करती आई थी, बस पहचान ही नहीं पाई। लेकिन रोमान इसके दिल से इसकी छुपी हुई मोहब्बत को बाहर खींच लाया था। इसकी चाहत, इसकी दीवानगी, इसके जज्बों के आगे आज वो हार गई थी और हौले से पलके झुकाकर इकरार में सर हिला के इसके हाथों पर पाई थी भी इसे दिलो जान से मंजूर थी। ख़त्म शुद्ध। शुक्र से बीबी ने भी थोड़ी जी अक्ल दा घाटा है इस औरत के बिच। ये नावल का नाम भी लिखा हुआ, राइटर का भी लिखा हुआ, देख ले। तो बस अक्ल आते आते ही आई है इस बीबी को भी। और लोगों के पीछे लग के ना
लोगों की बातों से, लोगों ने तो बातें करनी करनी है, आप मर भी जाओ, आप जो भी हो जाएगा, तो लोगों ने तो बातें करने से नहीं बाज आना। छोटी है तो हाँ छोटी कुड़ी लै आई, वड्डी है तो हैं भावें साल ही वड्डी है एड्डी वड्डी लै आई, तो अगर वो थोड़ा सा उसका रंग डल है तो हैं इंदा ते काली लै आई, मुंडा इन्हां दा चिट्टा सी या मुंडा काला, तो काले मुंडे नूं एड्डी सोहनी कुड़ी मिल गई, या फिर ना एड्डी मोटी आ गई, एड्डी कमज़ोर आ गई। तो लोगों का तो काम ही बकवास करना है, तो लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी तबाह कर लो, दूर फिटे मुँह तेरे थे। लेकिन चलो बीबी को फिर भी अक्ल आ ही गई। खैर, आप लोगों को कैसा लगा ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जल्दी से कमेंट सेशन देख लेते हैं, तब हम वीडियो को एड करेंगे। रैंडम यूज़र ने दिल भेजे हैं, थैंक यू रैंडम यूज़र। मरियम फैज़ान, प्लीज़ मुझे भी बताएं, नावल रीड करने का मेरा भी दिल करता है, वॉइस ओवर करने का नावल प्लीज़। मैं क्या बताऊँ आपको, आपका दिल करता तो कर ले। समयार शेख, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू समयार शेख। फ़ज़ल ख़ान, ब्यूटीफुली नावल, थैंक यू फ़ज़ल ख़ान। खतीजा इकबाल, आपका बीच बीच में अपने राय देना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच खतीजा इकबाल। जुनैदुर रहमान, ज़बरदस्त ऑसम फैंटास्टिक, क्या कहा इस नावल के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज़ में तो और आपकी आवाज़ में तो सुपर, थैंक यू वेरी मच जुनैदुर रहमान। नवीद चौधरी, दैट नावल कम सेकंड इन माई फेवरेट लिस्ट आफ्टर पीरे कामिल एंड थर्ड इज़ बख्त। अच्छा जी, मुझे वैसे ये वाला ना थोड़ा सा सैड दुखी दुखी कर जाता है, थैंक यू नवीद चौधरी। बासिल खान, बहुत ज़बरदस्त नावल है एंड आपकी वॉइस एंड कमेंट ऑन द नावल वेरी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच बासिल खान। अनीस बानो, वालेकुम अस्सलाम, नावल इतना अच्छा है मैं क्या ही कहूँ, मेरे अल्फाज इसकी तारीफ़ में पूरी नहीं कर सकते, ज़बरदस्त लाजवाब, वाह क्या कहने आपके इंतखाब के, थैंक यू डियर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच अनीस बानो फॉर योर लवली कमेंट। किन्ज़ा अंसारी, दीदी प्लीज़ रीड बेशरम इश्क बाय हुमैरा फ़ातिमा, दीदी प्लीज़ डियर, अगर परमिशन मिली तो ज़रूर। हया ने दिल भेजे हैं, थैंक यू हया। आयशा ख़ान, वालेकुम अस्सलाम, आई एम बैक अगेन, आप भी प्लीज़ कोई तवाइफ बेस्ड नावल या कोई नावल जिसमें हीरोइन बड़ी हो एज में हीरो से, समथिंग लाइक दैट। मैं भी कहूँ, मुझे किसी ने कहा था एज डिफरेंस बेस्ड रीड करने का, जिसमें ना हीरोइन बड़ी हो, ले जी आ गया आपकी फरमाइश के ऊपर नावल, थैंक यू वेरी मच आयशा ख़ान। नाहिदा ख़ान, वालेकुम अस्सलाम, आप ही प्लीज़ एक नावल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हनान हीरोइन फजर, एक मिनट रुको मैं पढ़ लूँ, ज़रा फिर जवाब देनी है। नाहिदा, मैनू नहीं आइडिया, मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा ये, नो आइडिया डियर, माजरत। मूसा सईद, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, इंशाल्लाह आऊँगी दोबारा, अल्लाह पाक हम सबको बार बार बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन, बस दुआओं में याद रखें, थैंक यू वेरी मच मूसा सईद। मूसा सईद, अच्छा था नावल, पता नहीं लड़कियां बेवकूफ़ी क्यों कर देती हैं, ये नहीं पता होता, सब माफ़ हो जाता है, लड़कियों की गलतियां नहीं, ये तो है, बस कुछ लोगों को अक्ल मोती नहीं होती, तो कुछ नू बस ही कहिए। थैंक यू मूसा सईद। मूसा सईद, वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आज जितने सुन सकी सुनूंगी, ये सेकंड, चले जी कोई मसला नहीं, सुने आप जितने सुन सकती हैं, थैंक यू मूसा सईद। महक अगनू, यार वॉइस उफ पीछे से बोलना है मतलब समझ नहीं आई मुझे, बाकी थैंक यू वेरी मच महक अगनू। अहमद अली, अच्छा नावल था लेकिन आपकी बातें बड़ी मज़े की होती हैं, थैंक यू वेरी मच अहमद अली। चौधरी जट रीच, यार बहुत ही सैड नावल था यार, हाय हाय केड़ा, हाँ बीच में थोड़ा सा था, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। सैयदा अलीज़ा बिलाल, नाइस नावल, अच्छा था नावल, मज़ा है, जालिम हीरो बेस्ड नावल मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने उनमें आपका अपना ही स्वैग होता है, अच्छा मेरा अच्छा, जब आप रज रज के सुनाती है ना हीरो को कसमें चस आ जाती है, अच्छा आप मेरे लिए सुनती हैं जालिम हीरो बेस्ड, सही हो गया, सही बात है यार, वो कहते हैं ना जैसा खून वैसी तस्वीर, यही साबित किया ज़की ने, मतलब यार जो आंखों के सामने रहा वो कभी नज़र नहीं आया, मतलब जिस माँ ने पाला और जिन मामू ने खिलाया वो अच्छे नहीं लगे, लेकिन
वो बाप जिसने अकेला छोड़ दिया वो ठीक था, अजीब ज़हनी मरीज़ था, ये ज़हनी मरीज़ थे वाकई, बड़ा सी मैंने वहाँ बड़ा जहर लगिया सी। लेकिन ये बात तो मुझे रोहा बेगम नहीं अच्छी लगी कि पहले माँ बाप का मान तोड़ के लान तीर से शादी कर ली और फिर भाभी और भाई का राज भी नहीं रख सकी, और अपने बेटे का पता भी था कि फिर भी भतीजी की शादी करवा दी अपने बेटे से। वो तो चलो भतीजी नू गंद पसंद आ गया सी ना, गंदा पसंद आ गया सी, लेकिन एटलीस्ट राज ते रख लेंदी ओदा। और लड़कियों को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, जैसे पहले रोहा ने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब करके अपनी ज़िंदगी ख़राब की, और फिर यही गलती मरमा ने भी की, शायद ज़की को इसीलिए उसकी कदर नहीं थी। लेकिन चलो एंड तो अच्छा हो गया, फाइनली 900 चूहे खा के बिल्ला हज को चला, बिल्ला नहीं डॉग, लेकिन मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच लीज़ा फॉर योर लवली कमेंट। वैसे एक बात बताऊँ, हमारे ना बाहर ना बिल्ली आती है, बड़ी प्यारी आती है, बड़ी मासूम है। मैंने कभी किसी जानवर को कभी टच नहीं किया, मैंने आज उसको टच किया था, तो ऐसी वो है ना, ऐसी मांग डालती है आके। अभी मैंने जाके सिर्फ दरवाज़ा खोल के बाहर कहना ना मियाऊँ मियाऊँ, जिथे भी होएगी ना मियाऊँ ने भज के बाहर निकल के आ जाना, तो वो तुम्हारी ना ऐसे पालतू बन गई है। वहाँ पे वापस जाके ना हम ये मियाऊँ को बड़ा मिस करेंगे, और मुझे उम्मीद है मियाऊँ भी हमें बड़ा मिस करेगी। वैसे तो पीछे लोग होंगे यहाँ पे, सिर्फ मैं और मेरे पेरेंट्स वापस जा रहे हैं, लेकिन ना मियाऊँ ना याद तो करेगी, हम भी मियाऊँ को याद करेंगे। बस आपने वो बिल्ला बोला ना, तो मुझे वो हमारी बिल्ली याद आ गई। एक कोजा सा बिल्ला भी बाहर आके बैठता होता, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसने हमारी बिल्ली को भगा दिया था। चौधरी चट नावल बहुत अच्छा था, और आपकी वॉइस में और भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच चौधरी चट। हाय किंजा, मैंने आपको बताया तो है, एक बहुत से बहुत ज़्यादा अच्छा नावल था। थैंक यू एक समयाशी बेस्ट नावल। थैंक यू वेरी मच समयाशी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप मेरा बेब सुन रहे हैं ना, मैं आपका कमेंट रीड कर रही हूँ, तो आप काइंडली मुझे ना किसी के कमेंट पे ना अपना नाम लदा करके लिख के बताइएगा, स्पेसेस के साथ, ताकि मुझे प्रोनाउंस करने में आसानी हो। मुझे ना पता नहीं चलता आपके नाम का, तो एमी मैं डेली गलत प्रोनाउंस करी जाऊँ, आपको गुस्सा लगता रहे, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तुरबीना तफ़ीक ने दिल भेजे हैं, थैंक यू तुरबीना। नाहीद सागरा, यू आर टू गुड यार, थैंक यू वेरी मच नाहीद। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अहमद अली, बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच अहमद अली। अनीस पानो, वेरी नाइस, बेहतरीन नावल, थैंक यू डियर, वेलकम, थैंक यू अनीस पानो फॉर योर कमेंट। जैनब सागिर अच्छा था, थैंक यू जैनब सागिर। समीना खातून, वालेकुम अस्सलाम। नहीं जनाब, मैं इस तरह के किसी चैनल को नहीं जानती, मेरा किसी चैनल से कोई लिंक नहीं है, मेरा बस अरीज केड़ा नाम मेरा नावल ऑर्चर्ड मेरा है, या वो है मेरा रीज नावल एडिक्शन था, वो भी मेरा चैनल रिजेक्ट हो गया, तो उसके ऊपर भी पोस्टिंग नहीं हो रही। या जो रीज शाह का है वो मेरी दोस्त का है, बस उसके अलावा मैं किसी चैनल को नहीं जानती, मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू समीना खतून। साहिबा मलिक, वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो हीरो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और अगर तुम एहसास से कमतरी का सही शिकार हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसका बदला दूसरों से ले। बात तो सही है, सच सामने आया तो अचानक से मोहब्बत हो गई है, वरना उसी लड़की को पंचिंग बैग समझकर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालो, ये सही है, सही बात है, छितर बजने चाहिए इसको। और ये लड़की भी पागल है, चुप करके सह रही है, उससे और बद्दुआ दे रही है कि अगर पहली बार में ही उसे सबक सिखाती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती ही नहीं। आप किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाएं कि बाद में आपको सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर दे। सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। किधर गई आप साहिबा मलिक, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ। जो जिधर है हर बंदे को उसकी औकात में रखना चाहिए, नहीं मजाक के अलावा हर बंदे को जिस तरह का वो बिहेवियर डिज़र्व करता है उसको वैसा बिहेवियर देना चाहिए। और सुई अम्मा जी और फुप्पो जानी तो हद ही कर दी, मतलब कि उस लड़के को कुछ अक्ल दे, लड़की को ही सलाह दी जा रही है कि बर्दाश्त करे, तो फिर ऐसे लोगों पर जो जुल्म को और बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपसे 100-200% एग्री करती हूँ। थैंक यू वेरी मच साहिबा मलिक। रियाजुन्निसा ने भी दिल भेजे ने, थैंक यू रियाजुन्निसा। मलिक नाइस नावल, और ये जो आपने रीड करने का बोला, अगर परमिशन मिली तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू मलिक साहिबा मलिक। बहुत ही कोई बुरी
कीमत पाई है बेचारी शहज़ीन ने, किस्मत पाई है बेचारी शहज़ीन ने। पहले तो माँ बाप पे पसंद की शादी की, ख़ानदान वालों ने कता ताल्लुक़ कर लिया। अच्छा ही था, ऐसे काम जहनीत लोगों से दूर ही ठीक है। लेकिन फिर किस्मत से कौन लड़े, पहले माँ बचपन में छोड़ के बाप ने संभाल लिया तो वो भी छोड़ गई। ताया चाचा ने तो जैसे ऐसे तैसे अपने घर लेकर कोई एहसान ही कर दिया, उसे बुरा भूल ही गई ताई चाची, और बाकी सब ने तो शहज़ीन को नौकरानी बना दिया। और नौशेरवां साहब तो जैसे कोई तोप चीज़ बन के आए थे, कहने को तो बंदा कोई दोस्त बना फिर रहा, जहाँ फिर जब दोस्ती निभाने का टाइम आया तो गधे के सींग की तरह गायब हो गया। वो तो वैसे बेकार जो इंसान है ऐसे। शाहजार साहब और उनके दोस्तों के क्या ही कहने, एडवेंचर के लिए डकैती करने चल पड़े। वही थे दिमागों पैदल वेले लोग। आप साहब का एडवेंचर हो गया, दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। आप सबको लानत के अलावा और क्या ही किया जा सकता है। सही कहा आपने। थैंक यू साहिबा मलिक। मानूर नाइस नावल, थैंक यू मानूर। तमकीन फातिमा अमेजिंग स्टोरी है, थैंक यू तमकीन फातिमा। तैयबा अशरफ अमेजिंग नावल, ज़बरदस्त नावल, आप भी थैंक यू तैयबा। उमर सलाम वेरी नाइस, थैंक यू उमर सलाम। हाय किंजा, मैं आपको बताया तो है। आयशा ख़ान वालेकुम अस्सलाम, आप स्नैप चलाती हैं, आईडी दे दीजिए, फिर इंस्टाग्राम आईडी दे दें। इंस्टाग्राम पे आप चेक करें, मेरे नाम के साथ ही है, आपको मिल जाएगा। मेरी आईडी मेरे नाम से है और पब्लिक अकाउंट है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू आयशा खान। अली पे बहुत बहुत मज़ा आया, पर सेंटर विच इड्डा दिमाग घूमिया कि इन्हें नाम समझ ही नहीं आ रही थी किसकी स्टोरी चल रही है, बट एट द एंड स्टोरी लाजवाब अमेजिंग। बस कुछ किसी नावल में हो जाता है, होता है, चलता है दुनिया। थैंक यू अली बेग। चांद की रोशनी, मैं नाम बताती हूँ, किसका नाम नहीं मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन चेक किया करें जाके। एकेडमिक नोट्स, पता नहीं क्यों बट आई लव दिस नावल। हाय ते जिन्ना मेरा खून सड़िया सी ना नावल पढ़ते हुए। थैंक यू एकेडमिक नोट्स। नाम या मूसा सईद रीच, ये है न्यू, अच्छा लग रहा है। थैंक यू मूसा सईद, फिर इंजॉय करो, अच्छा लग रहा है तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैंने आज ये रीड करना था दोबारा से। तैयबा अशरफ, आप ही बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू तैयबा। ज़ैनब सज्जाद, आपकी आवाज़ में यही नावल फिर से सुनकर अच्छा लगा। मीर सजावल ने अपनी मोहब्बत के साथ अच्छा नहीं किया। सही बात है, मीर सजावल में इस गल ते चित्र पै देने चाहिए सी। थैंक यू ज़ैनब सज्जाद। आयशा आसिफ, स्टूपिड फुप्पी, पहले अपने बेटे को तो सच फूट देती। सही बात है, थैंक यू आयशा। नाहिद शहजाद, कहानी बहुत आला थी, खासकर अनवा वाज आउटस्टैंडिंग, शी वाज सो प्योर जस्ट लाइक हर फादर, एंड उसके सोचें उसकी तरह क्यूट थी। दुरिया वाज टू हार्श, खैर इन दी एंड ज़यान और अनवा की नोक झोंक पर एंड करते राइटर, बट ओवरऑल अ गुड नावल टू रीड। थैंक यू वेरी मच नाहिद शहजाद। महक अली, डिस्क्रिप्शन देखें यार। थैंक यू वेरी मच गाइस। आपका कमेंट सेशन अभी यहाँ पे एंड को हुआ, तो मुझे दे इजाज़त। अपनी इजाज़त से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि शायद मैंने आपको बताया था कि इसी मंथ हमारी वापसी है, तो मेरी फ़्लाइट है 2 दिन बाद। अभी खैर अब का दिन तो निकल गया, कह लें परसों की फ़्लाइट है। यस, परसों की हमारी फ़्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, काफ़ी टाइम इधर गुजार के पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से पहुंच जाएं, हमारा सामान पहुंच जाए खैरियत से, हम लोग पहुंच जाएं। तो बाकी ये है कि मैंने आप लोगों के लिए अभी जब तक हूँ, आज भी रिकॉर्डिंग करूँगी, कल भी करूँगी, कुछ पहले से की हुई है, तो आप लोगों को नावल मिस नहीं होगा। लेकिन अब मैं कल से कमेंट सेशन कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी, क्योंकि फिर आपको पता है कमेंट सेशन में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। यही 15-20 मिनट में आपके लिए कोई नावल रिकॉर्ड कर लूँगी। आजकल टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी रात के 2:30 बजे मैं बैठ के आप लोगों के लिए नावल रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं सुबह नेक्स्ट डे टाइमली नावल अपलोड कर सकूं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। सारा दिन पैकिंग में निकल जाता है, कभी बाहर निकल गए, वहाँ कोई चीज़ लेने चले गए, किसी की तरफ चले गए,
तो वो सारा टाइम निकल जाता है। जैसे आते वक्त था ना, टाइम नहीं था, अब जाते वक्त भी यही हालात है। लेकिन जैसे कि मैंने आते वक्त भी एक भी छुट्टी नहीं की थी, इंशाल्लाह जाते वक्त भी कोई छुट्टी नहीं करूँगी, बस आप दुआ में याद रखिएगा। लेकिन कल से मैं आप लोगों को जो भी अब इस कमेंट सेशन के बाद, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग के बाद जो भी कमेंट्स आएंगे, मैं आप लोगों को रिटर्न में उसका जवाब दूँगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग, मैं अपने घर चली जाऊँ, घर जाके जैसे रूटीन सेट होगी मैं आपको उस तरह से उसी तरह ना फौरी कमेंट सेशन दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगी। ठीक हो गया? तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।